very happy at the moment. भारत फिर बन चुका है चैंपियंस ट्रॉफी का हकदार। 2012 के बाद 12 साल बाद भारत जीत चुका है चैंपियंस ट्रॉफी और तीसरी बार ये ट्रॉफी हम भारत लाएंगे। 2002 में जीते थे, उसके बाद 2013 में और उसके बाद अब 2025 में। अभिषेक, कल की मैच ही नहीं पूरा टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा रहा और भारत का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा। डेफिनेटली आशीषा, सभी को बधाई इस जीत की। अच्छा आशीषा, एक काम करते हैं, आप जरा बताइए कि आपने भी देखा होगा मैच, ये इतना बड़ा फाइनल मैच था, संडे का दिन था, आपको अच्छा क्या लगा? नहीं, एक्चुअली इनफैक्ट जब भी मैच शुरुआत हुई तो ऐसा लग रहा था कि शायद भारत का पलड़ा थोड़ा सा ढीला हो चुका है, बिकॉज उनकी बैटिंग इनिशियली काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स ख़त्म हुई तब तक ऐसा लगने लगा कि हाँ भारत भी अच्छा खेल पाएगा, बिकॉज 252 इतना अनअचीवेबल गोल तो नहीं लग रहा था। लेकिन उसके बाद हमारी बैटिंग भी काफ़ी अच्छी रही। रोहित शर्मा ने भी काफ़ी अच्छे बैटिंग की, 76 रन्स बनाकर मैन ऑफ द मैच भी बने, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भारत का कल के मैच में रहा। डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस रहा, सारे के सारे जो बॉक्सेस थे वो टिक हो रहे हैं, बढ़िया बैटिंग, बढ़िया बॉलिंग। सचिन रविंद्र ने जो कल शुरुआत दी थी न्यूजीलैंड को, देखिए प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं वो कल, उससे लगा एक बार को कि यार अगर बड़ा टोटल बन गया, अगर कहीं 280-290 वाला अगर टोटल बन गया न्यूजीलैंड की तरफ से, तो चेस करने में थोड़ी सतर्क तो रहना पड़ेगा। भले हम चेस कर लें बट सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन कुलदीप यादव टर्नर ऑफ द बॉल, मैच वहीं से उन्होंने टर्न कर दिया। जिस तरह से सचिन रविंद्र को आउट किया, केन विलियमसन को कॉटन बोल्ड किया, भारत के पाले में वो मैच वहीं से झुक गया था और 250 का टारगेट दिया। बहुत इजी नहीं था, लेकिन इजी बना कैसे? इजी बना रोहित शर्मा के अटैक के चलते। मतलब क्या कमाल के इंटेंट के साथ वो कल खेलने उतरे थे। 76 रनों की जो पारी रही है, देखिए कई बार ना बड़े बड़े सेंचुरीज बनती हैं और कोई उनको याद नहीं करता, लेकिन ये जो 76 रन की पारी है ये लंबे समय तक याद रहेगी। दो वजहों से, एक तो रोहित शर्मा ने ये पारी खेल के भारत को जीत दिलाई और मैन ऑफ द मैच बने, लेकिन रोहित शर्मा देखिए आलोचनाओं के घेरे में रहे हैं। बहुत सारे लोग उनको कहते रहे हैं कि नहीं, उनके फिटनेस पे सवाल उठाते रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे सवाल उठाते रहे हैं, रिटायरमेंट लेने तक को लोग कहते रहे हैं। तो सभी का जवाब दिया है और हम कह सकते हैं कि भारत के स्पिनर्स ने बहुत ही कमाल की बॉलिंग की। रविंद्र जडेजा फटाफट अपने ओवर्स डालते हैं, 10 ओवर में कसी हुई बॉलिंग, 30 रन, विजय चौका भी देखिए आया रविंद्र जडेजा की तरफ से भी, और श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, स्पेशल मेंशन फॉर दीज टू प्लेयर्स, और इसके अलावा केएल राहुल भी। मतलब सभी ने काफी अच्छी बैटिंग की है और एक यूनिट के तौर पर टीम इंडिया खेली है। और वरुण चक्रवर्ती, जिनका कि पहला सीरीज था ओडीआई का, बहुत लेट एंट्रेंट है ये टीम इंडिया के स्कीम में। 33-34 साल की उम्र है वरुण चक्रवर्ती की, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत को शोकेस किया है दुनिया के क्रिकेट के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, जो कि आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, उसमें जाकर उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो बेहतरीन ये जीत रही है टीम इंडिया, अजेय रही, किसी से भी हारी नहीं। और दुबई की धरती पर, वहां पर हमने ये बढ़िया चमचमाती ट्रॉफी देखी, जश्न के तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। तो सभी को, पूरे देश को 18 आवर्स स्वदेश की तरफ से एक बार फिर से ढेर सारी बधाई। बिल्कुल, सभी भारतीयों को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन इसके अलावा अगले 2.5 घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, सब कर चर्चा करेंगे और एक करके कई सारे दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। और ग्लोबल बाजारों की बात करें तो टैरिफ वॉर एस्केलेट होता हुआ नजर आया ओवर द वीकेंड। कुछ नए कमेंट्स निकल कर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। और इसके अलावा अमेरिकी बाजारों की बात करें तो शुक्रवार को तेजी दिखी। डाउ जोन्स 625 अंक बढ़कर बंद होता हुआ नजर आया।
वही गिफ्ट निफ्टी से आज सुबह कमजोर ओपनिंग के संकेत, एशियाई बाजारों से भी संकेत ठीक ठाक, लेकिन गिफ्ट निफ्टी 50 अंक नीचे कारोबार करता हुआ। एफआईआईज ने कैश मार्केट में फिर एक बार बिकवाली की, करीब 2035 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के सत्र में दिखी और मार्च में अब तक करीब 15,500 करोड़ की निकासी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारत के कैश मार्केट से की है। वही ब्रेंट क्रूड पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट दिखी है, अभी भी ब्रेंट क्रूड $70 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। ओपेक प्लस प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, जिसके चलते सप्लाई बढ़ने की चिंता है और इसी के चलते ब्रेंट क्रूड में पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखी है। इंडसइंड बैंक में एक बड़ी खबर निकल कर आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ सुमंत कपालिया का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन याद रखें 3 साल के लिए ये अर्जी की गई थी, तो थोड़ी सी नेगेटिव खबर, लेकिन फिर भी 1 साल के लिए एक्सटेंड की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये अप्रूवल अब आ चुकी है। टाटा पावर ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन किया, जिसके चलते टाटा पावर पर नजर रहेगी। 50,000 करोड़ का निवेश करेगी कंपनी और आईआरबी इंफ्रा का टोल कलेक्शन करीब 18% का उछाल सालाना आधार पर फरवरी के महीने में दिखा, जिसके चलते स्टॉक स्पेसिफिक टाटा पावर और आईआरबी इंफ्रा, इन दोनों स्टॉक्स पर भी हमारी नजर रहेगी। तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए, लेकिन जैसे मैंने बताया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फिर एक बार भारतीय बाजारों में बिकवाली की। करीब 2035 करोड़ के शेयर्स शुक्रवार को कैश मार्केट में बेचे, लेकिन एफआईआईज डीआईआईज की बिकवाली खरीदारी अभी भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। करीब 2320 करोड़ के शेयर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदे। याद रखिए मार्च में अब तक करीब 15,000 करोड़ की निकासी कैश मार्केट में दिखी है, तो हाँ वो अभी भी कंटिन्यू होता हुआ ट्रेंड नजर आया। लेकिन 2 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे, हिंदुस्तान कॉपर और इसके अलावा मनप्पुरम फाइनेंस। हिंदुस्तान कॉपर एक नया एडिशन होगा, मनप्पुरम फाइनेंस पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में रहा है। लेकिन इस बीच डिम्पी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताएं एफआईआई डीआईआई के पोजिशनिंग में किस तरह के बदलाव हुए हैं और उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर कैसा दिखेगा? पहले तो आशीषा, अभिषेक और सभी दर्शकों को ये जो भारत की कल जीत हुई है उस पर बहुत बहुत बधाई। मैंने आधा ही मैच देख पाया, बाद में शोर शराबे से पता लगा कि हाँ इंडिया जीत गई है। तो आपने ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस कर ही लिया है, तो इस पर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारतीय बाज़ार भी इस चीज़ के लिए थोड़ा सा तैयार हो रहा है अब, और वो भी अपने बॉटम्स को ढूंढ रहा है, अपने खिलाड़ियों को उतारेगा सिस्टम में और शायद वो भी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ेगा। लेकिन बाज़ार में और क्रिकेट में थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ पे आपके पास एक लिमिटेड टाइम, लिमिटेड बॉल्स एंड लिमिटेड टाइम होगा, लेकिन मार्केट्स के पास इस समय लिमिटेड टाइम नहीं है। मार्केट्स को थोड़ा अनलिमिटेड टाइम के साथ वो प्ले करेगा और मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे बॉटमिंग आउट सिचुएशन जो है मार्केट की वो हो रही है। मैं 2 वजहों से आपको बताता हूँ मैं ऐसे क्यों बात बोल रहा हूँ, या मैं आज थोड़े अलग से मूड में क्यों आके ये बात रखना चाह रहा हूँ। पहला पॉइंट, अगर आप कुल मिला के चेक कर रहे होंगे मार्केट्स को, तो आप एक चीज़ और चेक करेंगे कि निफ्टी के अंदर इस समय की जो पोजीशंस बनी है वो 22,000 के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होकर बनी है, यानी कि 22,000, 22,200, 300 का पूरा एक सपोर्ट एरिया ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है और अब हम 22,500 पे हैं। एफआईज की बदौलत पहुँचे हैं क्या? नहीं। क्या डीआईज की बदौलत पहुँचे हैं? यस। तो डीआईज के बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जो भी आपने मेरे से एफआईज वाला क्वेश्चन पूछा, तो मैंने एफआईज के क्वेश्चन पे अभी भी ना करा है। एक किस्म से देखा जाए अच्छा भी है। अगर एफआईज बहुत बड़े पैमाने पर बाद में आना चाहें तो भले बाद में आएँ, और मोस्ट वेलकम है बाद में अगर आना चाहें, लेकिन डीआईज ने बेस बनाने का काम बहुत अच्छे से किया है, सुदृढ़ता से किया है और मार्केट ने हल्का हल्का रिवॉर्ड भी दिया है। 22,000 से 22,500 कहने को करीब 1.5 से 2% हम ऊपर आए हैं, लेकिन गिरावट रुकी। 1.5 से 2% ऊपर आना, इट्स अ गुड साइन, ये अच्छा साइन है। क्या रिटेल का पार्टिसिपेशन कम हो गया है? नहीं, रिटेल का पार्टिसिपेशन अभी भी 70% के आसपास खड़ा हुआ है। ये बात मैंने आपको आज से करीब ढाई महीने पहले बताई थी कि रिटेल ने बिल्कुल अमतम, यानी कि ना खचाखच माल भर रखा है। यहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हुई थी एक्चुअली में।
अगर आप मेरे से पूछे इंडिविजुअली तौर पर, हाँ मैं सबकी वॉइसेस के साथ अपनी वॉइस को ना मिलाऊं, और आप मेरे से इंडिविजुअली एक कमरे में बैठ के पूछे कि आपको क्या लगता है कि मार्केट्स के अंदर गिरावट की वजह क्या रही सबसे बड़ी, तो मैं बोलूँगा रिटेल का ज़्यादा पार्टिसिपेशन मार्केट्स के अंदर गिरावट की वजह बनेगा गया। क्योंकि एफआईज जब नहीं आ रहा था तो रिटेल ऑलरेडी लबालब भरे हुए था और बाजार धीरे धीरे करके नीचे आता गया और इसको किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं था। नहीं तो यही 26,000 करोड़ रुपया अगर आप इसको 5 महीने में जोड़ दें तो करीब करीब 1 से 1.25 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन तो सिर्फ एसआईपी की बन गई बॉस। अगर हम सिर्फ नंबर्स पे चले जाए ना कि 3 लाख करोड़ रुपए का एफआईज ने माल बेचा है, तो उसका करीब करीब आधा माल रिटेलर्स के पास था। सोच के देखो आप, 26,000 करोड़ डीआईएस तो नहीं दे रहे ना, एफआईज रिटेल नहीं दिया है, भले किश्तों में करके दिया, एक साथ नहीं दिया। तो आप ये सोचिए कितना बड़ा क्वांटम था, लेकिन वो क्वांटम इसलिए नहीं बच पाया क्योंकि मार्केट्स के अंदर रिटेल की होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी। ये 3 की होल्डिंग्स हम चेक करते हैं, चौथे की भी चेक करनी चाहिए, हालांकि हम उसको ज़रा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते, बट हाँ वो प्रो अकाउंट्स होते हैं या फैमिली अकाउंट्स होते हैं, वहाँ से काफ़ी हद तक आपके ट्रिगर्स वगैरह का आइडिया लग सकता है अगर आप चेक करना चाहें तो। कुल मिला के मैं एफआईज डीआईएस पे बोलूँगा कि इस समय ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा बड़ा। हाँ एक संकेत मैं सुबह जब ग्लोबल मार्केट्स के बारे में सुन रहा था तो बार बार टैरिफ की वर्ड आया। देखिए मैं आपको फिर से एक बार और बताया, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये हर कई किताब में नहीं लिखा और ये बैक टेस्टेड वाला है। आपने अगले 10 दिन में टैरिफ का इम्पैक्ट देखना ही भूल जाएंगे। बहुत हो गया बस टैरिफ के नाम पे। टैरिफ के नाम की हुड़की आप हर देश को नहीं दे सकते, टैरिफ के नाम की हुड़की आप हर किसी से बात नहीं कर सकते। अगर आपने 4 बार अमेरिका और इंडिया के बारे में और टैरिफ बोल दिया ना तो इंडिया और चाइना ही आपस में बराबर ना हो जाए, और इसकी पहल हो चुकी है। खुद चाइना के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत को हमारे साथ आके खड़ा होना चाहिए ताकि ना, हालांकि दोनों ही प्राणी खतरनाक हैं देखने को जाए तो, चाइना भी और यूएस भी, बट कहने का मतलब होता है कि दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। तो ये कुछ हो सकता है अगर आप बार बार टैरिफ को लेकर लगाएंगे। एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ, पीयूष गोयल ऑलरेडी यूएस में है, काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल आउट हो रही हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पीच में आके बोला कि हम इंडिया से बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो मान भी गए हैं। तो मैं मानता हूँ कि स्पेशली इंडिया के रिगार्डिंग जो टैरिफ वाला मामला है अब वो ज़्यादा नहीं सुनेंगे, पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर आप ज़रूर सुनेंगे, एक्चुअली में नहीं सुनेंगे। और एक्चुअली में उसको मार्केट ने डिस्काउंट किया है। इसके सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये ना, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस में बोला उसी दिन ही मार्केट ने अपना बेस बनाया। उस दिन पहली बार, लास्ट बार हमने 22,000 के लेवल देखे, उसके बाद इसके ऊपर के लेवल पे खड़े हुए। कहने का मतलब अब टैरिफ से चिंता कम हो रही है, बस फॉलो अप बाइंग चाहिए। पिछले 3 महीने में एक ही प्रॉब्लम से हम जूझे हैं कि हम रुक तो जाते थे लेकिन फिर धक्का नहीं मिलता था, फिर हम फिर टूट जाते थे। तो एक धक्का भी और चाहिए, बाजार को थोड़ा और पुशअप चाहिए, ये 22,800 को ब्रेक कर दे। जब तक 22,800 को ब्रेक नहीं करेगा प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, 22,800 जो एक टाइम पे हम चर्चा करते थे कि क्या निफ्टी के लिए सपोर्ट का लेवल है, वो रेजिस्टेंस का लेवल हो गया है। लेकिन देखिए चूंकि थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होती नजर आ रही हैं, उसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि एफआईज के जो पिछले 3 दिन का जो सेलिंग का जो क्वांटम रहा है ना, 2,000 से 3,000 करोड़ रुपए के बीच का रहा है, तो बहुत छोटा सा क्वांटम है। और हम ये आशंका जता रहे थे कि क्या एफआईज का पैसा फिर से चीन जा रहा है। चीन को लेकर एक थोड़ी सी एक नेगेटिव हम डेटा कहेंगे कि वहां पर जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है 13 महीने में पहली बार 0% के नीचे गया है, तो ये एक नोटिस करने वाली चीज है। लेकिन निफ्टी पर आते हैं, कम से कम 22,000 को बचाया निफ्टी ने, अब 500 पॉइंट और ऐड कर लिए। डिम्पी आज फिर करें क्या? गिफ्ट निफ्टी देखिए थोड़ी सी शुरुआत जो है ना सुस्ती के ही संकेत दे रहा है 50-60 अंकों की। क्या अगर थोड़ा नीचे मिले गैप के साथ, गैप डाउन मिले, बाइंग करना चाहिए या फिर एक बार 22,700-800 निकल जाने दे उसके बाद नई एंट्री करनी चाहिए? देखिए एकोमुलेशन का स्टांस हम छोड़ चुके हैं। हम बाय तो ऑलरेडी बहुत पहले ही छोड़ चुके थे, आपको पता है हमने बाय तो करवाया ही नहीं। अब 2-2.5 महीने से खुद बकायदा हमारे साथ बैठ के सुन रहे होंगे, तो हमने 3 प्रिंसिपल्स लेके चले थे, बाय राइट एंड सिट टाइट, सेकंड इज नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, एंड थर्ड वाज इन एकोमुलेशन, कि आप एकोमुलेट करते चला, यानी कि जब भी आप गिरेगा तो बाजार आपको उसको प्लस करना है। उसमें से तीसरा प्रिंसिपल यानी कि एकोमुलेशन के स्टांस को हमने पिछले 3-4 दिन पहले ही छोड़ा, यानी कि लास्ट वीक ही छोड़ दिया था, क्योंकि अब एकोमुलेशन करने का भी नहीं है। मैं बहुत ही ऑनेस्टी होकर साथ रखता हूँ सारी बातें। मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं 26,000 पे बोलूँगा कि खरीद लो और 22,000 पे भी बोलूँगा खरीद लो, बाजार तो ठीक है। अरे भाई कैसे ठीक है, कैसे ठीक है बताओ ना। 25,000 25,000 पे लिया हुआ माल 22,000 आते आते तक आपके मार्जिन ट्रिगर हो जाएंगे। कैसे ठीक है मार्केट? कौन कहता है मार्केट ठीक है? मार्केट तो खराब है।
है ना। तो मैं इस बात में जाऊंगा नहीं कि कौन क्या है और कैसे नहीं है, हम अपनी फिलॉसफी पे चलते हैं, अपना पॉइंट आपके सामने रखते हैं कि देखिए हमने अगर आपसे ये कहा कि आप एक्यूमुलेशन करते जाओ तो उस बात पे हम अभी भी अड़िग हैं। हमने ये कहा कि हर 500-600 पॉइंट पे आप निफ्टी के अंदर माल भरते जाओ। अगर आपको 10 मौके मिलते हैं तो आपके पास कम से कम 500 पॉइंट का अगर आप फ़र्क करते हैं तो आपको पास 6-7 मौके आप अच्छे से एग्जॉस्ट कर चुके होंगे। तो आप अपने एक्यूमुलेशन स्टांस को रोक दो, जो ले रखा है उसी को ही धीरे धीरे करके अब ऊपर आने दो, क्योंकि ज़्यादा लेना माल भी फिर खतरनाक है, हैंडल नहीं होता। ठीक, तो अगर आपने एक्यूमुलेट किया हुआ है, मैं एग्जांपल से लेकर चलता हूँ, किसी ने 24,000 से शुरू किया था, 24,000, 23,500, 23,200, 22,800, 22,500, 22,300, 22,000 ऐसे ही लिया होगा। एक्यूमुलेशन तो इतना तो फर्क डाला ही होगा 400-400 पॉइंट का निफ्टी का। तो मैंने 6 बार ये बात बोल दी, 6 से 7 बार। तो अब आपके पास 22,000, 22,300 और 22,500 वाला हिस्सा प्रॉफिट में आ चुका है। आपके लास्ट के जो 3 सौदे लगे होंगे तो वो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके होंगे। तो या तो आप एक काम करो, उन सब के एवरेजेस के साथ ही खड़े रहो, नहीं तो जो आपने नीचे के लेवल पे लिया उसको धीरे धीरे करके काटते जाओ। उससे क्या होगा कि नीचे के प्रॉफिट्स आपके ऊपर की कॉस्टिंग को या तो कम कर देंगे, नहीं तो अगर आपके पास टिके रहने की कैपेबिलिटी है तो मैं करूँगा बिल्कुल टिके रहना चाहिए। एक चीज़ पे आके मैं ज़रूर अपने आप को रोक दूंगा, वो है 22,800 का लेवल। 1 मिनट के लिए जरा 22,800 की ऑप्शंस मैंने दिखाई थी, खैर प्रोड्यूसर साहब ने नहीं बनाई होंगी हो सकता है, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ 22,800 की कॉल ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शन सिन चेक करेंगे ना तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट उसी में ही खड़ा है। 1 लाख से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है इसके अंदर। ये 22,800 की कॉल, वेरी गुड, जिसने फायर की है। अब आप देखोगे इसके अंदर ना आपको प्रीमियम्स धीरे धीरे करके शॉर्ट हुए हैं, यानी कि प्रीमियम्स अभी भी नहीं आ रहे हैं इसके अंदर। ये प्रेशर बनाने का काम कर रही है ये कॉल्स। तो 22,800 जब तक आप पार नहीं करोगे, दिक्कत मार्केट्स के अंदर रहेगी। अभी इसको ऊपर आने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए 22,800 तक के तो पुल बैक के साथ मैं राजी हूँ, लेकिन इसके बाद क्या होगा पता नहीं। अगर आप वैसे भी समझना चाहें तो 22,800 को आप एक लाइन के तौर पर समझें कि इसके ऊपर अगर आप खड़े हैं तो आप बुल्स के खेमे में पहुंच गए, और अगर आप इसके नीचे खड़े हैं तो अभी भी आप बियर्स के ही खेमे में हैं। तो थोड़ी मेहनत, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ी मेहनत और चाहिए, एक धक्का और चाहिए, थोड़ा सा ऊपर बाजार को और चाहिए। अगर आ जाते हैं तो फिर वेरी गुड, बहुत अच्छा साइन होगा। एक और अच्छी चीज़ है, मार्केट के अंदर अभी वॉल्यूम नहीं है, तो छोटे से ही पुश से ना, छोटा सा ही वॉल्यूम डालने से बाजार रिएक्ट कर रहा है उस पर, है ना, मोर द रिएक्शन हो रही है विद द लो वॉल्यूम ही। तो वॉल्यूम थोड़ा भी अगर जुड़ जाएगा तो काम बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को साथ आना है, उस सभी लोगों में से थोड़े लोग भी आ जाते हैं, तेज़ी करते हैं, तो बाजार रिएक्शन दे रहा है उस पर भी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप 22,500 और 22,000 में काफ़ी बड़ा गैप कर चुके हो, तो आपका सपोर्ट मीडियन ऑफ दिस लेवल है। 22,300 का सपोर्ट है, 22,000 का दूसरा सपोर्ट है। S1 S2 डाल देना। पहला टारगेट 22,700 का, दूसरा टारगेट 22,800 का। कैसे ट्रेड करना है, अगर आपने पोजीशंस ले रखी है, एक्यूमुलेशन बना रखा है, कोई नया सौदा मत लेना, जो ले रखा है उसी को ही होल्ड करना। मान लो मैंने 22,000 पे कोई माल लिया है तो मैं अपना माल 22,800 पे काट दूंगा। 22,000 वाला, इसके ऊपर वाला तो मेरे को रखना पड़ेगा, है ना। 22,000 वाला काट लूंगा, 800 पॉइंट में अपनी जेब में डाल लूंगा। ये 800 पॉइंट या तो मैं कॉस्ट में से कम करूं या तो मैं अपने प्रॉफिट की बुक्स में लिख दूं, ये मेरे ऊपर है, ये मैं कैसे इसको सोचता हूं। लेकिन 22,000 का लिया हुआ माल 22,800 पे काटना मेरे को जमता है। अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और लंबी अवधि के लिए ट्रेड करते हैं तो फिर आपका अपना फैसला, फिर आप अपनी रणनीति के साथ चलेगा। आप मेरे को सुन के वैसे भी काम नहीं करेंगे। ठीक, अब मैं आता हूँ कि नीचे कहाँ तक आ सकता है। देखिए 22,300 ब्रेक होने पर एक कन्विक्शन लॉस होगा और हम 22,000 की तरफ बढ़ सकते हैं, बट इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को थोड़ी कम लगती है, इसलिए मैं 22,300 और 22,000 का एक सपोर्ट मानते हुए आगे ऊपर की तरफ ट्रेड करूंगा। नो एक्यूमुलेशन, नो डिप्रेशन, ठीक, और ना ही नो एग्रेशन, नथिंग वथिंग, कुछ नहीं, चुप करके शांति से इस हफ्ते को मैं बीतने दूंगा। और शुक्रवार की वैसे भी छुट्टी है होली की वजह से, तो आराम से ट्रेड कीजिएगा मार्केट के अंदर। पर ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले हफ्ते अंडर परफॉर्मर रहा निफ्टी बैंक। निफ्टी में 1.5% की तेज़ी दिखी, लेकिन निफ्टी बैंक करीब आधे % की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया 48,500 के आसपास। डिम्पी, निफ्टी बैंक पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और यहाँ पर कौन से लेवल्स पर अब हमें नज़र रखनी चाहिए? देखिए निफ्टी बैंक ने भी यही काम किया, बट निफ्टी बैंक पुल बैक में, पिछले 2-3 दिन के पुल बैक में थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी के। उसकी बड़ी वजह है थोड़ा रिलायंस का एक्टिव हो जाना वापस।
आपको पता ना, रिलायंस ने 1200 के लेवल को भी तोड़ दिया था और वो 1160 तक पहुंच गया था। 1 मिनट जरा रिलायंस का रेट दिखाइएगा, आपको ये देख के अच्छा भी लगेगा। और देखिए क्या शानदार पुल बैक दिखाया। ये 1160 से सीधा 1250, यानी कि 100 रुपये सिर्फ 3 सेशंस में आए हैं रिलायंस से। और ये 100 रुपये रिलायंस को जोड़ने में पूरा 1 महीना लग जाता है। उसने 3 सेशन में करके दिखाया। तो जो एग्रेशन आया ना, जो एक पुल बैक आया रिलायंस के अंदर, इट्स अ वेरी गुड साइन। जैसे मैंने कहा ना आपको कि मार्केट के अंदर, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, ऐसे ही कुछ बड़े प्लेयर्स की बड़ी पारी चाहिए। कल रोहित शर्मा बढ़िया खेले, बड़ी पारी बन गई, काम आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कल बढ़िया प्ले दिखाया, परसों बढ़िया प्ले दिखाया, काम आ गया, आपके 22,500 टिका रह गया। तो ऐसे इन बड़े प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है। अभी भी आता हूँ मैं बैंक निफ्टी के लेवल पे। HDFC थोड़ा सा डिस्टर्बिंग मोड में है, चल नहीं रहा, बट ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, ये सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट अपने पास रहेगी। अब आते हैं लेवल के हिसाब से 48,000, क्योंकि बेस है और ट्रिपल बॉटम है। मैंने कई बार आपको चार्ट में दिखाया था कि इसने वो बॉटम्स को ब्रेक नहीं किया था, जबकि निफ्टी ने कर दिया था। तो ये बचे हुए लेवल्स हैं। 48,000 आपका सपोर्ट हो गया। इससे पहले कोई सपोर्ट खास बनता नहीं है। आप रखना चाहें तो 48,200 भी रख सकते हैं, बट वो कहीं स्विंग में मारा ना जाए, इसलिए 48,000 ही स्टॉप रखना अपना, अगर आप लेके बैठे हो तो। इसमें भी आपने एकोमोलेशन किया होगा, यानी कि ऊपर से खरीदते आए होगे और लास्ट आपका खेप अगर 48,000 के आसपास का लगा है तो रुक जाना। कहाँ तक रुकना है मैं ये भी बता देता हूँ। 48,800 एक बार पार होने पर 49,200 सीधा आएगा, जिसकी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये सारे मैं आपको DMA लेवल्स और EMA लेवल्स को कैलकुलेशंस करके पिवट्स पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो 49,200 तक आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बन जाती है। तो यहाँ तक अगर आप पुल बैक करके अगर आ जाते हैं तो काम आपका बन सकता है। तो इसलिए जिन्होंने 48,200 खरीदा है, कम से कम 1000 पॉइंट के प्रॉफिट काटना, अगर नीचे के लेवल पे प्लस किए हुए हैं, और ऊपर के लेवल पे आपकी कॉस्टिंग 1000 पॉइंट से सीधी सीधी कम होती जाएगी। ठीक जी, तो ये पॉइंट्स आपको रखने। नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, नया एवरेज करना नहीं है, पुराने माल को सिर्फ हैंडल विद केयर करना है और अभी कुछ नहीं करना। बाजार पुल बैक मोड में आना चाहता है, लेकिन एक कंफर्मेशन 22,800 और 49,200 के बाद ही होगी। इससे पहले तक अभी भी आप दुश्मन की ही टेरिटरी में हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ब्रेवरी से, काफ़ी हिम्मत से आप युद्ध लड़ रहे हैं, तो इसलिए आप दुश्मन को मार भी पा रहे हैं। लेकिन अब आप अभी भी अपनी मातृभूमि में, अपनी बुल्स की भूमि में नहीं आए हो। तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट के अंदर अगर कभी भी क्रैक आता है तो आप इतना माल ना भर लेना कि वापस दिक्कत आ जाए। इसलिए इस तेज़ी को मैं नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन में डाल के छोड़ देता हूँ। इससे मोह भी नहीं पालना, इससे राग द्वेष भी नहीं करना, शांति से सहज मुद्रा में बैठे रहो, बस इस तरह का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। काम कंप्लीट। मैंने अपनी तरफ से सारा निफ्टी, बैंक निफ्टी डाटा और सब चीज़ें जो मेरे पास थी, जो मैं आपके सामने रख सकता था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। कुणाल परार आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत और धीरे धीरे करके और मेहमान भी जुड़ते जाएंगे, उन सब से होगी बातचीत। कुणाल जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार ज़रा आपका टेक निफ्टी, बैंक निफ्टी पर और भारत की शानदार जीत पे भी आपको बहुत बधाई सर। वेल डेफिनेटली डिम्पी जी, कल का दिन बहुत ही बढ़िया गया। कल एक बहुत ही बढ़िया सा दिन था। लगातार दूसरी ICC ट्रॉफी घर में आई है, तो आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड बात करते हैं निफ्टी की। गिफ्ट निफ्टी की बात करो तो फिलहाल तो देखने जाए तो 60-70 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे है, लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी आज के दिन में हमें एक साइडवेज मोमेंटम दिखा सकता है। अगर मैं बात करूं, 22,552 के अराउंड निफ्टी का क्लोजिंग है। एंड लगातार पिछले 2 दिन से, यानी कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ही जो है वो मोमेंटम दिखा रही है। इतना ही नहीं, आप डिम्पी जी ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करिए तो थ्रू आउट स्ट्राइक प्राइस आपको पुट में एक शॉर्ट बिल्डअप की पोजीशन ही देखने को मिल रही है, और कॉल साइड में भी आप देखिए तो आउट ऑफ द मनी में एक शॉर्ट बिल्डअप की पोजीशन है। यानी कोई क्लियर डायरेक्शन ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेस पे भी नहीं मिल रहा है। इवन डेली चार्ट के बेस पे भी ऐसा कोई खास इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। सो मेरा जो मानना है वो थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम का है। ऊपरी लेवल की बात कर लेते हैं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस फिलहाल हमें देखने को मिल सकता है डिम्पी जी, वो जो गैप डाउन हुआ था 24 फेब को, उसका जो अपर लेवल है यानी कि 22,720, तो हम 22,750 पकड़ के चल सकते हैं। वो है जो आने वाले दिनों में एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। लोअर लेवल पे जो हर्डल हमें एज अ सपोर्ट देखने को मिल सकता है,
वो हो जाएगा आपका 22,250। तो 22,750, 22,250 इसी रेंज में फिलहाल निफ्टी हमें घूमते हुए देखने को मिल सकती है। और वो बड़ी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन फिलहाल मैं नहीं रख रहा हूँ जो 200 250 पॉइंट एनी टाइम निफ्टी हमें दिखा रही थी। सो मोस्टली जो व्यू है साइडवेज का, ये 22,750 ऊपर में अगर ये ब्रेक होता है तो आपको अच्छे लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं, और लोअर लेवल पे 22,250 का काफी अच्छा सपोर्ट है। निफ्टी को लेकर आपकी कंप्लीट रणनीति हो गई। अब आते हैं स्टॉक्स की तरफ। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से बधाई स्वीकार कर लीजिए इस जीत की। चर्चा चारों तरफ है, पटाखे काफी देर रात तक फूटे हैं। ये बताइए कि आज मार्केट में कौन से शेयरों का पटाखा फूटेगा, क्या खरीदना है आज? वेल डेफिनेटली अभिषेक जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड देर रात तक फटाके फूटे थे, लेकिन मैं अभी कोई फटाका नहीं फोड़ूंगा। मैं थोड़ा सा मार्केट ओपनिंग का वेट करूंगा। जिस हिसाब से फिलहाल निफ्टी ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा। कुछ तो आपके लिस्ट में होगा, बाय ना सही कोई सेल की ही कॉल। वेल एक्चुअली अभिषेक जी, ऐसा था कि जब स्टॉक छांट रहे थे तो ऐसा कोई कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था, पर्टिकुलरली सेल साइड एंड बाई साइड में भी। एंड जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है, जिस हिसाब से एनी टाइम स्टॉक 2 to 3% का अगर डाउनसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है, वहां पे एसएल बिठाना थोड़ा सा डाइसी हो रहा है। इतना ही नहीं, आर्ली चार्ट पे निफ्टी फिलहाल 50 MA के ऊपर है। सो मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ ही देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ओपनिंग को लेके कंसर्न है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दे रहा हूँ। इन वॉच की सलाह है बाजार में आपके लिए। कुछ स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। आज फिर से इंडसइंड बैंक का जो शेयर है फोकस में रहने वाला है। हमने देखा था कि शुक्रवार को ये निफ्टी का टॉप लूजर्स था और ऊपरी स्तरों से ऑलरेडी हमने काफी ज्यादा करेक्शन देख लिया है। लेकिन खबर ये आ रही है कि आरबीआई ने इनके एमडी एंड सीईओ सुमंत काठवालिया के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। और नुआमा के इस पर होल्ड की रेटिंग है। एक्सिस कैपिटल की खरीदारी की राय जो है वो कायम है। 3.5% की गिरावट, 925 रुपए के नीचे के भाव के आसपास के भाव। कुणाल जी, इंडसइंड बैंक इस पर क्या नजर रखें? अगर शेयर मालिए ओपनिंग सही कर देता है फिर अपने रडार पर रखें खरीदारी करने के लिए। वेल डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए खरीदारी करने के लिए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 3.5% नीचे था। वॉल्यूम के हिसाब से भी स्टॉक ने एक गिरावट दिखाई है। एंड लोअर लेवल पर 920 का काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर ये 920 का सपोर्ट ले लेता है तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ये इफ एंड बट वाली गेम है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। 920 का सपोर्ट लेना ये स्टॉक के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये 920 का सपोर्ट नहीं लेता है तो आपको डाउनसाइड में ये गिरावट और बढ़ सकती है, और ये आपको नीचे में 850 से लेके 800 तक के भी लेवल दिखा सकती है। सो डेफिनेटली ये आपके रडार में होना चाहिए, वॉच लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन फिलहाल खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं रहेगी। करने की सलाह नहीं। और कुछ बड़ी खबर भी यहाँ पर निकल कर आई है। शरद अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। शरद, इंडसइंड बैंक से ही शुरुआत करें और इसके अलावा फार्मा सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कुछ ऑपरेशनल अपडेट्स भी निकल कर आए हैं, उसके बारे में भी बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीषा। ऑफ कोर्स इंडसइंड बैंक पे जो है नज़र रहेगी, लेकिन न्यूज़ फ्लो जो है थोड़ा नेगेटिव ज़रूर है, क्योंकि बोर्ड की तो अप्रूवल आ गई है जो 3 साल की थी, लेकिन जो ओवरऑल आरबीआई की अप्रूवल आई है वो सिर्फ 1 साल के लिए आई है। एमडी सीईओ के एक्सटेंशन को लेके सिर्फ 1 साल के लिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पे लग रहा है कि एक टाइप से सक्सेशन प्लान डिसाइड हो सकता है आगे फ्यूचर में जाके। तो स्टॉक्स में थोड़ी सी नेगेटिव प्रेशर देखने ज़रूर मिल सकती है। अब जेंसॉल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रमोटर्स ने जो कहा है कि वो जो उनकी जो रिसेंट सेल ऑफ शेयर्स हुई थी उसको वो री इन्वेस्ट करने वाले हैं बिजनेस में ही, जहाँ पे लिक्विडिटी अनलॉक होने वाला है। प्रमोटर्स री इन्वेस्ट करने वाले हैं 871 रुपीज़ पर शेयर का, जो कि जो शेयर वारंट्स इशू है उस पर फोकस रहेगा। और ये जो है एक भरोसा जो है दिलाया है शेयर होल्डर्स को प्रमोटर्स ने। बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है 13 मार्च को, जिस पे नज़र रहेगी, जहाँ पे फंड रेज और स्टॉक स्प्लिट दोनों की जो है विचार की जाएगी। तो इस पे भी नज़र रखिएगा जेंसॉल इंजीनियरिंग पे। टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की एक बड़ी एमओयू साइन हुई है, जहां पे लगभग 7000 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स आए हैं। एल्म्बिक फार्मा की बात करें तो फॉर्म 483 से एक ऑब्जर्वेशन आया है उनके बड़ौदा के प्लांट में। वही लुपिन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ब्लड वेसल्स ट्रीटमेंट ड्रग जो यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च किया है, स्लाइटली
एक्सपेक्टेशन से बेटर है। एस्ट्राजेनेका फार्मा की बात करें तो CDSO जो भारत की रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहाँ पे इनको अप्रूवल आया है कैंसर ड्रग के लिए, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। और NMDC माफ़ करिएगा बायोकॉन की अगर बात करें तो इनकी जो बायोलॉजिक्स आर्म है यहाँ पे बायोसिमिलर्स की स्टडी हुई है जहाँ पे पॉजिटिव स्टडी की जो रिजल्ट्स है वो देखने मिली है, तो स्टॉक के लिए भी नेट पॉजिटिव रहेगा। NMDC 17 मार्च को इम्पॉर्टेंट डेट है बोर्ड मीट का, जहाँ पे कंपनी डिविडेंड का जो है ऐलान कर सकती है, कंसिडर कर सकती है FY25 के लिए। और याद रखें NMDC एक डिविडेंड प्ले स्टॉक्स है जहाँ पे लगभग 6 से लेकर 8% तक का डिविडेंड यील्ड एट एन एवरेज इस स्टॉक में मिला है। ET की भी एक रिपोर्ट आ रही है जहाँ पे वेज रिविजन्स का इशू चल रहा है, तो उस पर जो है नेगेट हो सकते हैं ये पॉजिटिव न्यूज़। IRB इंफ्रा की बात करें तो फरवरी की जो टोल रेवेन्यू है वो अच्छी ग्रो की है 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और आखिर में मारुति सुजुकी पे भी नज़र रखिएगा, यहाँ पे एजेंसी से खबर आ रही है कि मारुति सुजुकी ने पार्टनर किया है हीरो फिनकॉर्प के साथ, जहाँ पे रिटेल कार फाइनेंसिंग देखा जाएगा। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। शुक्रिया शरद पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच रविंदर भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। रविंदर, इंडसइंड बैंक पर कई रिपोर्ट्स है, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स है, सबके बारे में बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडसइंड बैंक से, जहाँ पर इलारा ने नोट निकाला इंडसइंड बैंक पर और उन्होंने जो है रिवाइज किया एक्यूमुलेट पर, जो उन्होंने पहले बाय रेटिंग दी थी एंड टारगेट प्राइस जो है 1320 से घटाकर 1050 पर रखा है लीडरशिप ट्रांजैक्शन रिस्क को लेकर। उनका कहना है कि RBI ने जो ग्रांट दिया है CEO के अप्रूवल के लिए, उसके चलते जो है अनसर्टेनिटी बन सकती है लीडरशिप को लेकर, जिसके चलते स्टॉक्स में जो है फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ महीने में स्टॉक्स में जो है 30% के आसपास की जो है करेक्शन देखने को मिली, जो फ्रंट पे काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो लीडरशिप को लेकर जो है अनसर्टेनिटी के चलते स्टॉक्स में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ नोवामा ने जो है नोट निकाला है इंडसइंड बैंक पर और उन्हें होल्ड रेटिंग मेंटेन रखा है एंड टारगेट प्राइस जो है 1115 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो RBI ने जो CEO के लिए जो अपॉइंटमेंट के लिए जो दी है अप्रूवल, उसके चलते जो है जो एक्सटर्नल CEO के अप्रूवल के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं आने वाले समय में। और पहले से ही जो वीक MFI साइकिल के चलते कंपनी का जो अर्निंग है उसमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। अगला जो इसी के साथ साथ एक्सिस कैपिटल ने भी जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग इंडसइंड बैंक पर और उन्होंने टारगेट प्राइस 937 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो CEO का जो एक्सटेंशन है अगर 1 साल के लिए, वो एक की ओवरहैंग है और जो अपॉइंटमेंट है वो शॉर्टर टेन्योर के लिए रिफ्लेक्ट करता है स्टेबल लैक ऑफ स्टेबल टॉप मैनेजमेंट। स्टॉक्स में जो है पिछले कुछ महीने में करेक्शन देखने को मिला एज़ कम्पेयर टू निफ्टी बैंक में जो है स्टॉक्स में ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला। और स्टॉक जो है FY27 का जो प्राइस टू बुक एडजस्टेड रेशियो है वो 0.9 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ साथ आप भारतीय हेक्साकॉम भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने इनिशिएट किया भारतीय हेक्साकॉम पर बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो 1625 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि भारतीय हेक्साकॉम जो है पोटेंशियली फास्टर ग्रो कर सकता है एज कम्पेयर टू एयरटेल सब्सक्राइबर और ARPU इन दोनों ही फ्रंट में। मोतीलाल ओसवाल जो है प्रीफर करता है भारतीय हेक्साकॉम एज कम्पेयर टू एयरटेल, जो कि लार्जली ड्रिवन होगा लोअर कैपिटल मिस एलोकेशन कंसर्न। आखिर में बात करेंगे पिडलाइट इंडस्ट्री पर, जहाँ पर नोवामा ने जो है नोट निकाली है मैनेजमेंट मीट से, जहाँ पे उन्होंने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 3660 पर रखा है अनचेंज, जहाँ पे मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि कंपनी का जो है काफ़ी बड़े प्लान्स है मेजर प्लेयर बनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और EV एडहेसिव मार्केट में। और जो रॉफ है वो उसका जो मार्केट लीडर हो सकता है टाइल और स्टोन सॉल्यूशन में। पिडलाइट का जो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है कंस्ट्रक्शन, केमिकल, वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल एडहेसिव, उससे कंपनी का जो है मार्केट शेयर एक्सपांशन में हेल्प मिला है। और नोवामा का मानना है कि जो अर्बन डिमांड है वो Q2 FY26 में जो है रिकवर हो सकता है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय हेक्साकॉम स्टॉक पर नजर डालेंगे। इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है मोतीलाल ओसवाल से। खरीदारी की राय 1625 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने दिया है। उनका मानना है कि हेक्साकॉम लाइसेंस ऑपरेटर है वायरलेस और फिक्स लाइन सर्विसेज के लिए, जिसके चलते काफ़ी ग्रोथ कंपनी अगले कुछ सालों में रिपोर्ट कर पाएगी। इसी के साथ एयरटेल से
कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा और इम्प्रूव्ड ग्रोथ होगा एयरटेल के कंपैरिजन में, और एयरटेल के कंपैरिजन में स्टॉक प्रेफरेंस भी उनका भारतीय हेक्साकॉम पर ही है। इसी रिपोर्ट के दम पर स्टॉक आज फोकस में रहेगा। एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। कुणाल, दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहूंगी, भारतीय हेक्साकॉम और भारतीय एयरटेल। फंडामेंटल्स पर मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि भारतीय हेक्साकॉम एक ज़्यादा अच्छा प्ले होगा, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन टेक्निकल्स पर आपकी क्या राय होगी? वेल, टेक्निकल के लिहाज से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। स्टॉक में कल में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1332 के अराउंड का क्लोजिंग देखने को मिला है। मैं कहूंगा कि अगर थोड़ा सा अगर करेक्शन और आता है, यानी कि माइनर करेक्शन और आता है अप टू द लेवल ऑफ 1300, तो वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 1270 का है। 1300 के अराउंड खरीदारी करके चले। 1270 के एसएल के साथ टारगेट की बात कर लेते हैं। ऊपरी लेवल पे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकती है 1390, और 1390 जैसे ही ब्रेक होता ही आपको वन वे रैली में 1460 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो फिलहाल वेटिंग वॉच करके चलने की सलाह है। 1300 के अराउंड आता है तो खरीदारी करके चलिए। और सामने अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है प्रेजेंट लेवल पे ही, आई थिंक यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। अर्ली चार्ट पे ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है 1625 के लेवल का, 1637 के अराउंड का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का सेटलमेंट है। खरीदारी प्रेजेंट लेवल पे ही करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 1610 का है। ऊपरी लेवल के टारगेट की बात करते हैं तो ऊपरी लेवल में जो पहला रेजिस्टेंस है 1656 का है, और जैसे ही ये ब्रेक होता है आपको फर्दर अपसाइड मोमेंटम में स्टॉक 1700 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो भारतीय लेवल खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एयरटेल और इसके अलावा भारतीय हेक्साकॉम पर इंडसइंड बैंक पर बड़ी खबर। हमने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के व्यू भी माने और इसी के साथ टेकी का व्यू तो हमने ले लिया, लेकिन इस बीच गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, आपसे इंडसइंड बैंक पर राय लेना चाहूंगी। कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई है कि कुछ प्लेयर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी में। इसी के साथ सुमंत कटपालिया का कार्यकाल भी एक्सटेंड किया गया है 1 साल के लिए। हालांकि 3 साल की एप्लीकेशन डाली गई थी। फंडामेंटल्स पर देखें तो बैंकिंग सेक्टर और इन पर्टिकुलर इंडसइंड बैंक पर आपकी क्या राय होगी? धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। नतीजों पर अगर गौर करें हम तो मेरे ख्याल से दूसरे और तीसरी तिमाही में एमएफआई सेगमेंट के एक्सपोजर को लेकर के एसेट क्वालिटी में थोड़ी बहुत दिक्कतें खड़ी हुई थी इंडसइंड बैंक में, और नतीजे भी थोड़े बहुत निराशाजनक थे। मैनेजमेंट ने ये भी टिप्पणी करी थी कि प्रयास और कोशिश चौथे तिमाही में एमएफआई में से जो दिक्कत है उसको दूर करने में कामकाज करेगी, और नए वित्तीय वर्ष में शायद नतीजों को सुधारने का प्रयास भी होगा। तो लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है इंडसइंड बैंक पर, और हमें लग रहा है कि ये जो 925 के आसपास का एक जो निचला स्तर हमने देखा था, वहां से और नीचे जाने की संभावना कम लग रही है, और अगर लंबी अवधि के लिए निवेश है तो बने रहें। ठीक है, ये अलग अलग स्टॉक्स पे आपको एक्सपर्ट्स राय दे रहे हैं। गुरांग सर, पहले तो आपको कल जो भारत मैच जीता उसकी बहुत बधाई, और कल का खैर मैच देखने लायक था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा है, और काफ़ी शोर शराबा भी हुआ उसके बाद, काफ़ी पटाखे भी बजे, ज़बरदस्त मैच था। आपने देखा सर, पूरा मैच देखा आपने कल? दोपहर से 12 साढ़े 12 से तैयारी में लगे थे डिम्पी भाई, और सभी देशवासियों को 1:30 बजे से सर हमारी क्रिकेट की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से। जिस प्रकार से एक भी मैच हमारी टीम हारी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में, और आखिरकार वो कर दिखाया जो करना था। आखिर की घड़ी में जो कल मैच हमने देखा, मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार योगदान सभी की तरफ से रहा है, और एक निर्णायक तरीके से जीत हमने कल हासिल की है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से टीम वर्क करके बाकी अन्य प्रतिस्पर्धा में भी हम हमारा भारत देश का नाम रोशन करेंगे। मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि मेरे को 4 खिलाड़ियों की मार्किंग करनी है आपसे। पहला, आप स्टॉक मार्केट का एक रोहित शर्मा ढूंढ दो,
स्टॉक मार्केट का एक कोहली ढूंढ दो और एक हार्दिक पांड्या और दूसरा एक जडेजा ढूंढ दो। बस ये 4 शेयर आप उसी हिसाब से उनकी नेचर के हिसाब से ढूंढ के दे दो। हमारी जो मन करेगा हमें रोहित के साथ रहना, हम रोहित के साथ रहेंगे, कोहली के साथ रहना, कोहली के साथ रहेंगे। आप 4 शेयर इन खिलाड़ियों के नेचर के हिसाब से ढूंढ के दे दो। देखिए डीपी भाई, मेरे ख्याल से रोहित शर्मा, कोहली, हार्दिक पांड्या या फिर बुमराह ले लीजिए, इस प्रकार के खिलाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार के खिलाड़ियों को मिलना, जैसे सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे एक समय पर। हाँ, लेकिन शेयर बाजार में अगर आपको सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश करना है लंबी अवधि के लिए, तो हमारी सोच और विचारधारा ये कहती है कि 4 नाम अलग अलग क्षेत्र में, और शायद ये 4 नाम मेरा मानना है कि कमूमन सभी फंड मैनेजर की खरीदारी की सूची में प्राथमिकता के आधार पर पहले नाम होगा। L&T, रिलायंस, ICICI बैंक, और मेरे ख्याल से अगर मुझे और एक नाम का चयन करना हो तो सीमेंट क्षेत्र की कंपनी अल्ट्राटेक। ये चारों अलग अलग क्षेत्र से दिग्गज कंपनियां, और मेरे ख्याल से हर एक फंड मैनेजर की सूची में प्राथमिकता होगी इन सब नाम। ठीक है, तो दिग्गज प्लेयर्स का नाम लिया डिम्पी ने और उनके बराबरी का शेयर चाहिए था, तो दिग्गज ही होंगे वो। रिलायंस, ICICI बैंक, अल्ट्राटेक जैसे शेयर पसंद हैं गौरांग सर को, और निश्चित तौर पर इन्होंने काफ़ी वेल्थ बना के दिया है निवेशकों को। सेफ भी हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी नहीं है, और इसके लिए आपको इन शेयरों के साथ जाने की सलाह है। तो अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, ये सारे के सारे L&T भी उसमें था, एक दिग्गज कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसको अपने साथ आप रख सकते हैं। फार्मा कंपनीज को लेकर आज खबरों का अंबार है। आपसे कुणाल जी जानना चाहेंगे, अलेम्बिक फार्मा पर आप जरा व्यू दीजिए, क्योंकि इनके बड़ौदा प्लांट को US FDA से फॉर्म 483 जारी हुआ है, या एक ऑब्जर्वेशन यानी कि एक आपत्ति के साथ। अलेम्बिक एक अच्छी क्लोजिंग ये देखे शेयर गया है शुक्रवार को, क्या करना चाहिए इसमें? वेल, APLL की बात करें, एलेम्बिक फार्मा 845 के अराउंड का क्लोजिंग था, और मोमेंटम देखने जाए तो पॉजिटिव साइड की ही हमें देखने को मिली है। अगर स्टॉक की बात करें तो ऊपरी लेवल पे स्टॉक में रेजिस्टेंस आ रहा है 882 का, और 844 के अराउंड का क्लोजिंग है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि फिलहाल रिस्क भी उतना फेवरेबल नहीं है नई खरीदारी के लिए, क्योंकि डाउन साइड में जो सपोर्ट आ रहा है वो 800 के अराउंड है। सो अगर स्टॉक में कोई गिरावट आती है और स्टॉक में अगर कोई करेक्शन आता है अप टू द लेवल ऑफ 825, तो आप वहां पे खरीदारी करके चल सकते हो। वहां से हम ऊपरी लेवल पे 885 के टारगेट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, और लो लेवल पे हम वहां पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा हमारा 800 का। तो 800 825 आता है, 830 आता है, तो वहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। 830-825 की रेंज में आपको मिले तो एलेम्बिक फार्मा आप खरीद सकते हैं 885 रुपए के टारगेट के लिए। एक और मेहमान को शो में शामिल कर लेते हैं, आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आपके स्टॉक से, आपके ट्रेड से शुरुआत कर लेते हैं इस नए हफ्ते की। बताइए आदित्य, कहां पर बाजार में आपकी नजर है और क्या खरीदने की आप सलाह देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, बाजार भी आज थोड़ा सा कल के मूड को ही दर्शा रहा है। एकदम कसोकस एनवायरनमेंट है। ग्लोबल क्यूज थोड़े से नेगेटिव आ रहे हैं, तो कल के माहौल की तरह ही है। उम्मीद है कि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मुश्किल था, बट सेकेंड हाफ बेहतरीन था, तो आज भी यही आशा रखते हैं। देखिए, पहला स्टॉक मेरा रहेगा त्रिवेणी टरबाइन। ये स्टॉक में बेहतरीन तेजी देखने को मिली फ्राइडे को, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पे एक तेजी का नजरिया रहेगा, 610 में स्टॉक को बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 550 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 660 से लेके 675 के। तो ये पहला स्टॉक मैंने एक स्टॉक चुना है, ये एक बुलिश कैंडिडेट रहेगा मेरे साइड से। थोड़ा पोजिशनल व्यू है, क्योंकि स्टॉप लॉस मुझे डीप लग रहा है। आदित्य, कब तक ये टारगेट आ जाएंगे आपके? ये देखिए, पोजिशनल है। आई थिंक कल फ्राइडे को भी स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, तो इसमें 2 to 3 वीक्स
का एक नज़रिया बनाना चाहिए, बट बाजार थोड़ा सा सपोर्टिव रहा तो मुझे लगता है कि कम समय में भी इसमें टारगेट आ सकते हैं। ठीक है, त्रिवेणी टरबाइन को लेकर बुलिश हैं आदित्य, 665 रुपए के टारगेट के लिए 550 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। बायोकॉन का शेयर आज फिर से फोकस में रहेगा और बायोकॉन के शेयर को हमने देखा है कि 300 रुपए के आसपास तक ये फिसला, 400 रुपए से गिरते गिरते, और ये सपोर्ट लेके अब चल रहा है। 330 रुपए के आसपास के प्राइजेस हैं। बैक टू बैक कुछ अच्छी अच्छी खबरें इनको लेकर आ रही हैं यूएसए, और उसी कड़ी में एक खबर ये आई है कि येसिनिटेक बायोसिमिलर दवा का फेज 3 में पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। बायोसिमिलर, गौरांग सर आपसे पूछें तो बायोकॉन के लिए एक कह सकते हैं कि एक बड़ा बूस्टर आगे साबित हो सकता है, काफी जोर भी कंपनी उस पर दे रही है। आप जरा बताइए कि बायोकॉन क्या प्राइस के लिहाज से ठीक पॉइंट पे है? अभिषेक, देखिए, ये एक ऐसा शेयर रहा है फार्मा क्षेत्र में, जब महामारी के समय में भी अगर आप देखने जाए तो इतना कुछ योगदान देखने नहीं मिला था, और उसके पश्चात जिस प्रकार से नतीजों को लेकर के भी आंकड़े आए, निराशाजनक थे। अब पिछले 1-2 तिमाही से धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है और कुछ मंजूरियां भी मिल रही, एक्सक्लूसिविटी भी इनको मिल रही है। अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना हमारे तरफ से कि अगर आपकी खरीदारी है तो बने रहे, लेकिन मेरे ख्याल से जो समय सीमा है वो थोड़ी बहुत और लंबी रखनी पड़ेगी आपको, जब आप तुलना करते हैं बाकी अन्य फार्मा क्षेत्र की कंपनियों की और बायोकॉन की, क्योंकि जिस प्रकार से चाल रही है, मेरे ख्याल से ज्यादा बहुत ही शानदार मुनाफा मिले ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नतीजे अगर बेहतर होते तो शायद आपको थोड़े बहुत ऊपर की तरफ के दायरे देखने मिल सकते हैं, लेकिन नजरिया थोड़ा बहुत लंबा रखना पड़ेगा। क्या तो ये नज़रिया बायोकॉन और इसके अलावा कुछ फार्मा सेक्टर्स पर हमने चर्चा की, लेकिन इसके अलावा याद रखें मेटल शेयरों में पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी तेज़ी दिखी है। ग्लोबली कई सारे इवेंट्स हुए जिसका इम्पैक्ट मेटल सेक्टर पर दिखा, लेकिन इसके अलावा एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आज निकल कर आई है जेफरीज की, जहां पर मेटल सेक्टर पर उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। टाटा स्टील पर उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाकर 180 रुपये प्रति शेयर का किया है। JSW स्टील पर भी 920 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि आउट परफॉर्मेंस ईयर टू डेट बेसिस पर दिखा है। चाइना में रिकवरी और सेफगार्ड ड्यूटी लग सकती है इंडिया में स्टील पर, जिसके चलते पूरे सेक्टर को पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा मोमेंटम दिखा है। आदित्य, क्या राय होगी मेटल सेक्टर के चुनिंदा स्टॉक्स में जिस पर काफी आउट परफॉर्मेंस ईयर टू डेट बेसिस पर दिखा है, स्पेशली टाटा स्टील, JSW स्टील और हिंडाल्को? टेक्निकल नजरिया क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेटल सेक्टर एक क्लियर कट आउट परफॉर्मर है। बाजार में वीकनेस है, बट ये जो इधर आउट परफॉर्मेंस है बहुत वाइड है। जो अगर आप देखेंगे निफ्टी मेटल इंडेक्स, तो शानदार तेजी है इधर। करंटली 8926 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे तेजी कायम रह सकती है टुवर्ड्स लेवल्स लाइक 9200 से लेके 9300। और जो आपने स्टॉक्स की बात करी, मुझे लगता है कि स्टॉक्स में ब्रेकआउट बहुत टाइम के बाद आया है, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। हालांकि लास्ट वीक ये सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली और अपने मूविंग एवरेजेस को टेस्ट कर रहे हैं। जैसे टाटा स्टील अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है, तो इधर थोड़ा सा डिप का इंतजार करें। मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक यहाँ पे थोड़े से डिप्स देखने को मिल सकते हैं JSW स्टील, टाटा स्टील में, तो वो एक अक्यूमुलेट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और मीडियम टर्म में मुझे लगता है आउटलुक काफी बेहतरीन है। इवन हिंडाल्को में एक अच्छा ब्रेकआउट है, मुझे लगता है वहां पे भी तेजी कायम रह सकती है, तो ये भी एक बुलिश कैंडिडेट रहेगा। नजरिया हिंडाल्को। लेकिन आदित्य, नैल्को, इस स्टॉक पर भी आपकी राय लेना चाहूंगी। पिछले 5 दिनों में करीब 9% चढ़ चुका है ये स्टॉक, और इस पर भी एक रिपोर्ट आई है, लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो 195 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। क्या ये मोमेंटम जो पिछले 5 दिनों में दिखा है कंटिन्यू होता हुआ अगले कुछ दिनों में नजर आएगा?
पे मोमेंटम जारी रह सकता है और ऊपर के जो टारगेट्स बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 200 से लेके 205, जहाँ पे काफी सारे कॉल राइटर्स भी प्रेजेंट है। तो शॉर्ट टर्म में 200 से 205 का यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ पे 190 का 190 का। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन। आदित्य, कल आपने पूरा मैच देखा कि खाली फिर रात को पटाखों से आपको पता लगा कि इंडिया जीत गई? जी मैंने बैटिंग से देखा था। जब इंडिया बैटिंग कर रहा था वहां से मैंने मैच देखा था, तो काफी बेहतरीन मैच रहा एकदम एंड तक। टेंशन बना रहा आखिरी बॉल तक, टेंशन बना रहा, बहुत बहुत बेहतरीन, बिल्कुल ये रोमांचक मैच कह सकते हैं। और जो एंडिंग रही एकदम हैप्पी एंडिंग रही, तो बिल्कुल बहुत खुशी वाला माहौल बना हुआ था और पटाखों ने तो बिल्कुल और रौनक ऐड कर दी इस माहौल में। ठीक है आदित्य, अभी ये जो मार्च सीरीज के अंदर हम भी बड़े ही रोचक मोड पे हैं, बड़े ही ना एक्साइटिंग वाले मोड पे हैं। तो हम मार्च सीरीज की एंडिंग जो है हैप्पी एंडिंग करने जा रहे हैं या फिर बैड एंडिंग करने जा रहे हैं? सौदे ले रखे हैं सबने मार्च सीरीज में? जी मुझे लगता है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे कल का मैच था उसी तरीके का ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। एंड तक पता नहीं चलता है कि होने क्या वाला है, क्योंकि डोमेस्टिक ट्रिगर से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिगर बाजार का ट्रेंड शेप कर रहे हैं। बट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि एफआई काफी शॉर्ट एक्सपोजर के साथ बैठे हैं डेरिवेटिव्स में, तो अगर वहां पे अनबाइंडिंग होती है तो बाजार को एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। और सेकंड कैविएट ये है कि ग्लोबल बाजार में मूड अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ग्लोबल बाजार में मूड अच्छा था, बट लास्ट 2-3 हफ्ते से जो करेक्शन आ रहा है वो बाजार में ज्यादा प्रेशर पुट ऑन कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होंगे जिनको मैं क्लोजली वॉच आउट करूंगा। एक एफआई की शॉर्ट कवरिंग आ रही है कि नहीं, और दूसरा ग्लोबल बाजार में कैसे संकेत आ रहे हैं। थर्ड, टेक्निकली मैं बात करूं तो बाजार ने एक अच्छा सपोर्ट बनाया है रिसेंटली, वो प्रोटेक्टेड रहता है, तो मुझे लगता है कि एक रिकवरी का स्कोप रहेगा। बट ये 3 फैक्टर्स को फिर भी वॉच आउट करना चाहिए, कोई बायस नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। आपने हमको काफ़ी हद तक आइडिया भी दे दिया। दो शेयर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, दोनों रेलवे से जुड़े हुए शेयर्स हैं, दोनों ही नए नए एफ&ओ के अंदर आए हैं और दोनों के अंदर बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोनों शेयर्स का नाम बताता हूँ। पहला है टीटागढ़, टीटागढ़ लेके आइएगा, 761 का भाव होगा। और दूसरा शेयर है IRFC, रेलवे की कंपनी है, ये भी फाइनेंसिंग कंपनी है, 122 रुपये का ये शेयर होगा। दोनों के अंदर कल की क्लोजिंग काफ़ी शानदार रही है। कुणाल परार, आप तो देख ही रहे होंगे, IRFC की भी क्लोजिंग ठीक गई है और टीटागढ़ की भी ठीक गई है। टीटागढ़ की तो कुछ ज़्यादा ही ठीक गई है, वॉल्यूम के साथ बैक्ड हुआ है। आज भी चल सकते हैं क्या दोनों शेयर सर? दोनों स्टॉक की क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया रही है। सबसे पहले IRFC की बात कर लेते हैं। 123.70 124 के अराउंड का सेटलमेंट हमें लास्ट अर्निंग सेशन में देखने को मिला है। खरीदारी करके चलने की सलाह है जिस हिसाब से स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 2 लेवल पे जो सपोर्ट फिलहाल डिम्पी जी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 118 का है और 124 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो 118 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट की बात कर लेते हैं, 127 का पहला टारगेट है और जैसे 127 का टारगेट ब्रेक होता है ये आपको 140 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। यानी IRFC में आप प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करके चल सकते हो। लेकिन सेम अगर मैं टीटागढ़ वैगन की बात करता हूँ तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है टीटागढ़ में मैं कंडीशनल बाय दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग सेशन में जो मोमेंटम देखने को मिली है वो मोमेंटम आगे हमें कंटिन्यू होते हुए नहीं देखने को मिली है। तो जो हाई बना है 784.05 का, यानी कि 785, तो खरीदारी हमें 785 के ऊपर ही करनी है। 785 के ऊपर ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा फर्दर अपसाइड मोमेंटम का। और 785 जैसे ही ब्रेक होता है डिम्पी जी, ये आपको 825 और 825 के बाद ये आपको वन वे रैली में पॉसिबल है कि आपको 870 तक के भी लेवल दिखा सकता है। 785 के ऊपर ही आप खरीदारी करके चलिए और इस लेवल पे हम जो एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे वो एसएल हमारा आएगा 750 का। ठीक है, पॉइंट टेकन है। ये कुछ शेयर्स आप हमको बता रहे हैं। अब मैं ज़रा गुरांग सर के पास आता हूँ। गुरांग सर, आप तो मुंबई में रहते हैं, हम दिल्ली NCR में हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक चीज़ आप कॉमन देख रहे होंगे कि इस बार गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। IMD भी ये कह रहा है कि इस बार गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी और इस बार सर्दियाँ
जो दिल्ली एनसीआर में सर्दियाँ वो थोड़ी कम हुई हैं, उसको लेके काफ़ी हद तक लोग सोचते समझते जानते भी हैं। उन्होंने कुछ शेयर्स प्लस भी कर रखे होंगे या करना भी चाहेंगे, जैसे वरुण बेवरेजेस हो गया, वोल्टास हो गया, सिम्फनी हो गया, इस तरह के तमाम शेयर जो समर से रिलेटेड हैं। इस थीम को प्ले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बैलेंस शीट पे जाना चाहिए। गर्मी छोड़ के बैलेंस शीट चेक करो बॉस। बैलेंस शीट ठीक है, आओ, गर्मी चक्कर में मत आओ। देखिए डिम्पी भाई, अभी तो मार्च का महीना शुरू हुआ है और 35 के पार पारा चला गया है। और संभावना ये है और चेतावनी भी मौसम विभाग से आई थी कि गर्मी का प्रकोप आने वाले दिनों में और भी ऊपर के तरफ के आप आंकड़े देख सकते हैं। और हर साल ऐसा होता ही है और इस साल तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत गर्मी को लेकर के अनिश्चितता का वातावरण काफी है। आंकड़ों को देख करके अगर अब बुनियादी तर्क के आधार पर आप देखते हैं तो आप गर्मी का पारा नहीं देखते हैं, लेकिन आंकड़े क्या आते हैं नतीजे में वो उस पर ज्यादा महत्व देते हैं। और उसी तर्क के आधार पर वोल्टास और सिम्फनी ये दो कंपनियां हैं जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। और हमने ये भी सुना था डीपी के शायद दाम एसी के और कूलर के ऊपर के तरफ बढ़ाएंगे क्योंकि कुछ सप्लाई चेन को लेकर के कुछ दिक्कतें हैं। और अगर आप वोल्टास की बात करें तो स्थानीय मार्केट में तो अच्छा कामकाज करती है, विदेशों में भी खास करके जो खाड़ी देश है मिडिल ईस्ट वहां पर भी इनका अच्छा कामकाज है। पहुंच गए हैं मार्केट के प्री ओपन की शुरुआत हो गई है। थोड़ी देर में प्री ओपन के टिक्स आ जाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। देखिए शुरुआती जो आंकड़े आते हैं ना वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, तो एक बार थोड़ा सा 5-6 मिनट बीत जाने दीजिए और 9:08 पर बाकायदा ये आंकड़े सेटल हो जाते हैं, उसके बाद इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन केमिकल स्टॉक्स में हम देखने की रह के बाइंग आ रही है और लोअर लेवल से स्ट्रेंथ भी हम देख रहे हैं। एक राय आपसे चाहिए कुणाल जी, एसआरएफ के शेयर पर। एसआरएफ में आपको लगता है कि आज फॉलो बाइंग आएगी और तेजी कंटिन्यू रहेगी? अगर हम एसआरएफ की बात करते हैं अभिषेक जी, तो जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है मुझे लग रहा है कि फॉलो अप बाइंग आएगी और यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। इतना ही स्टॉक में एक अच्छी खासी लॉन्ग बिल्टअप की पोजीशन भी बनी हुई थी, तो उसके बेस पे एक फॉलो अप मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। प्रेजेंट लेवल पे ही आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2900 के अराउंड का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सबसे पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो है 2980 का 2980 का। और जिस दिन अगर ये स्टॉक 2980 का लेवल ब्रेक करेगा आपको वन वे रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है और उसके बाद ये स्टॉक आपको कहीं ना कहीं 3150 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीटली फेवर में है लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के लिए। 2900 के एसएल के साथ ये यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, 29 रुपए का स्टॉप लॉस होगा एसआरएफ के लिए। पावर स्टॉक्स में कुणाल जी हमने देखा है कि हाल फिलहाल ठीक ठाक बाइंग हुई है और लोअर लेवल से स्टॉक अच्छे से रिकवर करके ऊपर आ रहे हैं। टाटा पावर के लिए आज एक खबर है और खबर यह है कि आंध्र प्रदेश सरकार के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए करार किया है और 7000 मेगावाट के प्रोजेक्ट में 49,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश कंपनी करने जा रही है। रिन्यूएबल निश्चित तौर पर जो कंपनीज फोकस करेंगी आगे उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसको कंपनियां महसूस कर भी चुकी हैं। टाटा पावर ने काफी अच्छा काम भी किया है। कुणाल जी, स्टॉक हालांकि हम देख रहे हैं कि महीने भर से एक रेंज में घूम रहा है। टाटा पावर, आपकी राय क्या होगी इस पर? अभिषेक जी, डेफिनेटली वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। पिछले 1-2 महीने से लगातार स्टॉक आपका एक रेंज में मोमेंटम में है। ऊपरी लेवल पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 360 का है, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है मैं खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं दूंगा। अगर 360 के लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको पहला टारगेट जो है वो 382 का होगा और जिस दिन 382 ब्रेक करेगा आपको ये ऊपर में 405 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो 360 के ऊपर ही खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, 360 के ऊपर ही आपको खरीदने की सलाह है टाटा पावर को। टाटा पावर के साथ साथ लगे हाथ एक काम करते हैं, टाटा मोटर पर व्यू लेते हैं। ये शेयर 1200 रुपए के आसपास पहुंच गया था, वहां से गिरते गिरते 600 रुपए के आसपास आया। थोड़ा सा सपोर्ट लेकर हम देख रहे हैं कि ये ऊपर आ रहा है। संभल पाएगा कुणाल जी? टाटा मोटर्स बहुत सारे लोगों के पास है और बहुत सारे लोग लंबे समय से फंसे हुए महसूस कर रहे हैं इसमें अब।
थोड़ा सा टाइम और लग सकता है ये स्टॉक को ऊपरी लेवल पे आने में। एंड ऊपरी लेवल यानी कि 1200 तक के लेवल तक आने में आई थिंक इसको और थोड़ा सा लंबा टाइम निकल सकता है। 647 के अराउंड है और जिस हिसाब से फिलहाल कंपनी अपने ईवी पोर्टफोलियो के ऊपर फोकस कर रही है और आईसी पोर्टफोलियो के ऊपर फोकस कर रही है, अगर थोड़ी और एडवांस और एग्रेसिव प्रोडक्ट अगर लेके आती है तो मुझे लग रहा है कि जो मारुति का मार्केट शेयर है वो बीट हो सकता है और वापस स्टॉक में हमें एक नई हिलचाल देखने को मिल सकती है। फिलहाल 647 के अराउंड स्टॉक है। लोअर वीकली चार्ट पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है 600 का है, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा। अभी तक रिवर्सल आया नहीं है और टाइमिंग के लिए रिवर्सल आने के लिए जो लेवल है वो 660 का है, तो 660 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो ही यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 660 के ऊपर जाता है तो 700 का पहला टारगेट है और 700 जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 810 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 660 के ऊपर ही 660 के ऊपर ही नई खरीदारी प्लस एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। करते जाइए लेविस, जो भी कुणाल जी बोल रहे हैं ना, टाटा पावर के लिए बोला कि 360 के ऊपर खरीदना है, टाटा मोटर 660 के ऊपर खरीदना है। हालांकि बहुत ज्यादा चलना नहीं है, यहाँ से 650 तो हो गया है, 660 अब 10 रुपए ही यहाँ से दूर है। अगर हमारे साथ गौरांग सर हैं तो एक फंडामेंटल व्यू भी मैं लेना चाहूंगा टाटा मोटर्स के शेयर पर, क्योंकि भारी गिरावट का शिकार हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई डैमेजिंग कोई इनके लिए न्यूज आई हो। ऑलरेडी अगर हम पी की बात करें तो वो 6 के नीचे का पी हो गया है। गौरांग सर, टाटा मोटर मान लीजिए जो ऊपर फंसे हैं उनके बारे में तो हम क्या कहें, संवेदनाएं हमारे साथ उनके साथ हो सकती हैं, लेकिन जिनको नया खरीदना है, आपको लगता है कि सही शेयर है ये? करीबन आधा हो चुका है ये। 1100-1200 का स्तर हुआ करता था और 650 के आसपास मौजूदा भाव। नतीजों को लेकर के थोड़ी बहुत निराशा बिल्कुल थी, जिसके कारण दबाव और भी बढ़ा है। लेकिन अगर लंबी अवधि का आपका नजरिया है और निवेश है तो हम बने रहने की राय देंगे पहले तो। और अगर किसी को नई खरीदारी करनी है तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। यहाँ से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित है। ठीक है, तो ये नजरिया टाटा मोटर्स पर। इस बीच हमारे साथ शिवांगी शारदा भी जुट चुकी है, वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। शिवांगी, थोड़ी ही देर में आपके पास भी आएंगे, लेकिन शरद भी हमारे साथ जुट चुके हैं। 9 बज चुके हैं, 9 के नवरत्न का समय हो चुका है। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से वो 9 स्टॉक्स होंगे जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज दिखेगा? गुड मॉर्निंग आशीषा। सबसे पहले इंडसइंड बैंक पे नज़र रहेगी। यहाँ पे जो है अप्रूवल आ गई है आरबीआई की, जहाँ पे सुमन कथपिलिया जी को जो एमडी सीईओ है 1 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है, लेकिन बाजार का एक्सपेक्टेशन था, बोर्ड की अप्रूवल भी आई थी कि 3 साल का रहेगा। तो यहाँ पे जो है थोड़ी ब्रोकरेजेस ने भी डाउनग्रेड दी है। जेंसॉल इंजीनियरिंग की भी बात करें तो यहाँ पे जो है प्रमोटर 871 रुपीज़ के शेयर पे जो है निवेश करेंगे और इसका भरोसा जो आएगा, और प्रमोटर लगभग 2.37% स्टेक की हिस्सेदारी बेचकर ये रकम जुटाए हैं और जुटाई रकम से जो है कर्ज घटाने पे जो है योजना होने वाली है और एक बड़ा कदम लिया जाएगा। क्षमता विस्तार में होगा जुटाई रकम का इस्तेमाल। 13 मार्च को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है जहाँ पे QIP और फंड रेज के ज़रिए जो है ओवरऑल फैसला आ सकता है। और शेयर स्प्लिट की भी बात हो रही है। टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी और आंध्रा प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़ी MOU साइन की है अराउंड 7000 मेगावाट के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को लेके। एलेम्बिक फार्मा को एक फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन आया बड़ौदा के प्लांट में। वही लुपिन की बात करें तो ब्लड वेसल्स के एक ट्रीटमेंट ड्रग है, उसको जो है यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च किया है। सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेशन से बेटर आया है। एस्ट्राजेनेका फार्मा परमिशन आई है CDSO से एक नई कैंसर ड्रग को लेके, जो स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। बाइकॉन बायोलॉजिक्स जो बाइकॉन की आम है, यहाँ पे भी देखें तो पॉजिटिव रिजल्ट जो है उनके बायोसिमिलर प्रोडक्ट के स्टडी में आ रही है। तो नेट पॉजिटिव जो है रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। NMDC की बात करें तो 17 मार्च को इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड साल 2025 का जो है ऐलान कर सकती है। और याद रखिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है जहाँ पे वेज इशू जो हो रही है, वेज रिविजन्स की, उस पर जो है स्टॉक पे थोड़ी प्रेशर आ सकती है। लेकिन हमारा आखिरी स्टॉक जो हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है वो फोकस रहेगा भारतीय हेक्साकॉम। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट कवरेज किया है और जो बाई रेटिंग है उसको बना के रखा है और टारगेट प्राइस रखा है 1625 रुपीज़ का। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है।
डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये 9 के नवरत्न शेयर आपके लिए। लेकिन शिवांगी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आईटी सेक्टर पर आपकी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स इनफैक्ट इस सेक्टर पर आपकी राय लेना चाहूंगी। मंथ टू डेट बेसिस पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अभी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ने दिए हैं। एसबीआई 6.5% चढ़ चुका है। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स में भी 4 से 5.5% की तेजी दिखी है। क्या राय होगी इन चुनिंदा पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तो हम देख रहे हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस के जो सारे क्षेत्र के स्टॉक्स है उसमें काफ़ी एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिखी है पिछले 1 महीने से। और कहीं न कहीं ये स्ट्रेंथ जो है वो बैंक निफ्टी को भी ऐड कर रहा है, बट कहीं न कहीं हेवी वेट्स भी थोड़े बहुत लैकलस्टर मूव में है जिस कारण से फ़ॉलो अप नहीं है। बट पीएसयू स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। इनफैक्ट एसबीआई अगर आप देखो या फिर आप फॉर दैट मैटर पीएनबी भी देख सकते हो, इन दोनों में ही फ्रेश लॉन्ग बिट अप देखने को मिला है। और पिछले 3-4 दिनों से हम इसमें देख रहे हैं सपोर्ट्स भी हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप दोनों ही स्टॉक्स को बहुत ही क्लोजली देख सकते हो। पीएनबी, एसबीआई दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव है। एसबीआई की अगर हम लेवल्स की बात करें, नेक्स्ट जो टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं राउंड अबाउट 750 के आसपास यहाँ पे एक अगला रेजिस्टेंस देखने को थोड़ा मिलेगा। तो 750 तक के लिए हम इसको प्ले आउट कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे अगर हमें ध्यान देना है तो 720 का एक लेवल है, वो ध्यान रखें। ठीक है, तो ये नज़रिया एसबीआई और कुछ और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर। लेकिन इसके अलावा बाकी बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफ़ी कमज़ोरी मंथ टू डेट बेसिस पर दिखी है। इनफैक्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मार्च में अब तक करीब 4% फिसल चुका है और एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस भी काफ़ी लगाड़ रहा है। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक 2.5% की गिरावट के साथ इस महीने कारोबार। इन दोनों बैंकिंग स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी शिवांगी, एचडीएफसी बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? जी बिल्कुल, हेवी वेट जैसे मैंने बोला थोड़ा लैकलस्टर मूव में है, इस कारण से बैंक निफ्टी भी थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए नजर आया और अंडर परफॉर्म भी किया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बैंक निफ्टी ने। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो हेवी वेट्स है इनमें से सबसे कंपैरेटिवली एचडीएफसी बैंक काफी स्टेबल लग रहा है। तो यहाँ पे इनफैक्ट मेरी नजर रहनी चाहिए कि हम कोई भी छोटे डिक्लाइंस में बाइंग के मौके ढूंढे, क्योंकि ओवरऑल टेक्सचर जो है वो अब पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहा है। और वीकली बेसिस पे भी लगातार पिछले 4 हफ्तों से इसने एक लो को काफी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करते हुए दिखा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे स्विंग्स है एक रेंज पे, बट स्टॉक जो है वो पॉजिटिव है, टूटते हुए नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इसको नजर रख सकते हैं हम। नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक के लिए 1750 के लिए हम थोड़ा रुक सकते हैं, 1650 के एक सपोर्ट को अहम रखते हुए। ठीक है शिवांगी, आपसे कुछ और शेयर भी पता करते हैं। खैर इस बीच मार्केट्स भी खुल जाएगा, लेकिन ठीक उससे पहले एक राहत भरी खबर आ सकती है भविष्य में, उसकी नींव रखी जा रही है और वह जीएसटी काउंसिल की बैठक से आ सकती है। सुमित चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए पूरी डिटेल। सुमित बताएं, ये जीएसटी काउंसिल की बैठक कब है और इसमें कौन से जीएसटी स्लैब्स की बात हो रही है? वो इस माह या अगले माह हो सकती है, पर इस पे जो बड़ा बयान आया है सीतारमण का, वित्त मंत्री का, वो ये है कि जीएसटी रेट कट होने वाला है काफी आइटम्स पर। उसके अलावा रेट रेसोल्यूशन यानी कि स्लैब कम होने की भी बात हो रही है, उस पर उन्होंने काम पूरा कर दिया है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेज दिया है जो फाइनल कॉल लेंगे। और जिसको तो उस पर सब जो बातचीत है हम कह सकते हैं कि शुरू हो गई, तैयारी काफी हद तक पूरी हो गई। ये सब 2 दिन पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा एक अपने एक एड्रेस में, और उसके बाद ये काफी लग रहा है कि इस बार राहत की खबरें आ सकती हैं। हम शुरू से देख रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, प्रीमियम को लेकर और इंडस्ट्री की कई डिमांड है, स्लैब को मिलाने को लेकर, टोबैको को लेकर, तो वो सबको अब कंसीडर किया जा रहा है। वित्त मंत्री का ये जो संदेश दिया गया है एक मंच के द्वारा, वो काफी दूर तक जाएगा। और राहत की बात यह है कि जीएसटी आंकड़े क्योंकि हर महीने बढ़ रहे हैं, हर महीने टैक्स स्लैब अच्छा चल रहा है जीएसटी कलेक्शन, तो जब जीएसटी इसमें और रेट कट होगा तो ये मिला के जो बजट में इनकम टैक्स पे छूट मिली है, लगता है कंजम्पशन को काफी बढ़ावा मिलेगा। ये स्लैब मर्ज होगा या फिर दरें कम होंगी? दोनों होने की बात हो रही है डिम्पी। वित्त मंत्री चाहती हैं कि रेट रेशनलाइजेशन हो, यानी कि स्लैब भी जो है वो अपने मिला दी जाए। दूसरा, कई चीजों पर रेट कट की बात भी हो रही है, तो दोनों की बात हो रही है। और वित्त मंत्री ने खुद आधिकारिक तौर पर जब कहा है एक मंच से, तो इसकी अटकलें और तेज हो गई है कि ये मीटिंग आने वाली जो है उसमें बहुत चीजों पर छूट मिल जाएगी। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, हो जाएगा ये?
चांसेस हैं हो इसके जाएगा होने के? दिल्ली, क्योंकि अगर उन्होंने कहा है, सीतारमन ने बड़े मन से इस बारे में खुद कहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने काफी अच्छे उस पर सुझाव दिए हैं और हम उसको लेके जा रहे हैं। मैं फाइनली उसको देख रही हूँ, उस पर नजर रख रही हूँ और उसको लेके जाएंगे। तो लग रहा है कि इस बार जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको देखते हुए काफी बड़े फैसले आ सकते हैं जीएसटी कट को लेकर और रेट स्लैब्स को कम करने को लेकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खैर मार्केट इस बीच खुल रहा है, ठीक उससे पहले जो ये खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी की दरों में अगर कटौती होती है तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। मैं बोलूँगा अगर बजट में जो आपको इनकम टैक्स रिलीफ दिया है ना, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ये रिलीफ हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो नॉन टैक्सेबल इन नेचर होते हैं, जिनकी इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, तो उनको इनकम रिलीफ का कोई बड़ा बेनिफिट नहीं होता। इनकम का टैक्स का बेनिफिट तभी होता है अगर आप टैक्सेबल हो। आप नॉन टैक्सेबल वालों को क्या बेनिफिट होना, लेकिन जीएसटी सब भरते हैं, चाहे वो टैक्स देता है चाहे वो नहीं देता, उसकी इनकम टैक्स की बनती है चाहे नहीं बनती। इसलिए जीएसटी कट होना, स्लैब मर्ज होना, ये ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालता है और ये स्पाइरल इम्पैक्ट भी डालता है इकॉनमी पे एज़ कम्पेयर टू इनकम टैक्स। क्योंकि मैं इकोनॉमिक का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए ये सब चीज़ें थोड़ा कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर में से एक है और ये बजट से बड़ी खबर होगी अगर जीएसटी काउंसिल से ऐसा निकल के कुछ आ जाता है तो। हालांकि मेरे को अभी लगता है शायद थोड़ा और एक्सरसाइज करनी पड़ जाए, लेकिन सुमित बता रहे हैं तो कुछ उन्होंने भी सोच के ही बताया होगा कि चांसेस और प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई लग रही है। एनी हाउ मार्केट इस बीच खुल रहा है, एक बार जरा उसकी तैयारी कर लेते हैं। 30 पॉइंट की गिरावट आपको स्टार्टिंग में मिलेगी पहला टिक के साथ। बैंक निफ्टी थोड़ा 185 पॉइंट नीचे कमज़ोर खुलेगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ऐसा अब लगता नहीं कि बहुत मेजर कोई नुकसान होगा मार्केट्स के अंदर। फिलहाल अभी 17 पॉइंट ही सिर्फ गिरावट के रह गए हैं और बैंक निफ्टी के पास तो सिर्फ 106 अब 86 पॉइंट की गिरावट बाकी है। ध्यान रखा जाए 22,500 अगर बच जाता है तो इमीडिएट बचेगा, 22,300 बच जाता है तो S1 बचेगा, 22,000 बच जाता है तो S2 एंड फाइनल कॉल बचेगी, यानी कि फाइनल सपोर्ट बचेगा। और अगर पुल बैक आता है तो 22,700 से पहला रेजिस्टेंस शुरू होगा, 22,800 टफ रेजिस्टेंस होगा और इन बिटवीन देखते देखते निफ्टी इन ग्रीन है, निफ्टी हरे निशान में लौट आया है। बैंक निफ्टी थोड़ी मेहनत करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ HDFC, अभी वो 1700 पार नहीं कर पा रहा और स्टीम नहीं पकड़ पा रहा है। अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या होगा। 14 का विक्स है, आज 4.5% बढ़ा हुआ विक्स है, लेकिन ऐसा कोई चिंता की खास कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 14.5-15 तक विक्स की कोई वैसी दिक्कत नहीं आएगी। 5-6 बड़े शेयर्स जो हम स्क्रीन पर फटाफट से फायर करते हैं, पहले वो फायर कर देना। उसमें होगा इन्फोसिस, उसमें होगा TCS, HUL, L&T, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये 6 शेयरों का जोड़ा फटाफट से फायर कर लो ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि बड़े शेयरों के अंदर इस समय क्या हो रहा है। HUL हरे निशान में है, TCS इन्फोसिस में ज़्यादा नुकसान नहीं है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हल्का सा प्रेशर में है, L&T थोड़ा प्रेशर में है। तो 2 शेयर हमको दिख गए जिनमें आधे % से ज़्यादा का कट है। वैसे और तो अभी नहीं दिख रहा कुछ खास। एक बार HDFC और दिखा दो, आपसे मिस हो गया। HDFC भी हरे निशान में है, 1 से 1.5 रुपये की बढ़त के साथ 16-19 के आसपास अभी काम हो रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि निफ्टी ने अपने आप को थोड़ा कवर कर रखा है। बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है कि 48,500 के ऊपर आके ट्रेड करवाए। ये 48,500 के ऊपर आके ट्रेड करवाता है तो कवरिंग थोड़ी यहाँ से भी हो सकती है 200 से 250 पॉइंट की। ऑप्शंस वाले अभी एग्रेसिवली मत आना जब तक लेवल्स पार नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट की एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो आपको साफ दिख रही है, 1600 वर्सेस 500 शेयर्स हैं, तो इट्स अ गुड साइन कि 1600 वर्सेस 500 शेयरों में ये इंडिकेशन बहुत होगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ आपको कहाँ से बेनिफिट आ रहा है जरा देखने के लिए। ध्यान रखा जाए जीएसटी की काउंसिल के अंदर जो बैठक हो रही है इसमें सिन गुड्स वालों को नहीं छेड़ा जाएगा, ना ही 0 से 5 वालों को छेड़ा जाएगा। छेड़ा किसको जाएगा? 18-12 वालों को। जो यहाँ पे आ रही है ना ब्रैकेट्स, अगले आप 10 दिन में देखना जहाँ पे 18% वाले ब्रैकेट्स वाले जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो भी कंपनीज टिपिकली हैंग हो रही हैं, उन सब पे एक स्टडी ज़रूर करके रखना अपनी। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके सामने ऐसी वो स्टडी पेश कर पाऊँ कि 18% वाले ब्रैकेट्स के अंदर ये लोग गए हुए हैं, ये कंपनीज हैं, अगर रिलीफ आएगा इनको बेनिफिट आएगा। 5, 0 और लास्ट में 28% वाली कैटेगरी में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, साफ समझ में आता है ये बात। आ जाते हैं जरा मार्केट्स के गेनर्स पे, कौन कौन से गेनर्स बनने जा रहे हैं। पहले आप देखेंगे सन फार्मा करीब 1.5-2% ऊपर है, BEL, अडानी एंटरप्राइजेज, इन सब में आज आपको शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही होगी। बजाज फाइनेंस भी आज काफ़ी दिनों के थकान के बाद आज थोड़ा सा ऊपर आके कामकाज करता हुआ दिख रहा है। अब आ जाते हैं वीक काउंटर्स पे। इंडसइंड बैंक ने काफ़ी हद तक प्रेशर बना रखा है तो बैंक निफ्टी भी आ जाता हरे निशान में
बट इंडसइंड बैंक का जो नुकसान है करीब 4% का है। इसके अलावा बजाज ऑटो, M&M और L&T ये कुछ एक और शेयर्स है जहाँ पे गिरावट आधे % के आसपास की आके बनी हुई है। आते हैं कुछ और शेयर्स पे, जैसे कि अगर आप देखेंगे आवास फाइनेंशियल्स 3% ऊपर है ना, रेलटेल 3% ऊपर है। और इसके अलावा जो आज ज़्यादा टूटा हुआ है उसमें नुवोको है करीब 2% नीचे, सेंचुरी प्लाई करीब 1.5% नीचे, ठीक है, त्रिवेणी टर्बाइंस करीब 3% नीचे। ये कुछ बड़े शेयर्स में आपको नोटिस करा रहा हूँ जहाँ पे गिरावट थोड़ी आपको ज़्यादा दिख रही होगी। कल्याण जी 2% नीचे है, एम्फेसिस 2% नीचे है, बढ़ने वाले में IRB है करीब 1.5% ऊपर, BDL है 1.5% ऊपर और टाटा पावर भी करीब 1.5% ऊपर है, HPCL भी करीब 1.5 से 2% ऊपर है। ये जो शेयर्स मैंने आपके सामने फायर करवाए ये सब आप नोटिस कर रहे होंगे। निफ्टी स्टिल इन द रेड ग्रीन एंड बैंक निफ्टी स्टिल इन द रेड। देखते हैं अभी क्या होता है, बट HDFC बैंक का आज हरे निशान इंडिकेशन दे रहा है। रिलायंस अब रुक चुका है 1250 के आसपास, अब इसमें वो एग्रेशन नहीं है कि एकदम से भाग के ऊपर आ जाए, बट थोड़ा बी अवेयर, सावधानी के साथ ट्रेड करना। एज सच अभी तो कोई दिक्कत मेरे को तो मार्केट में नहीं दिख रही है। ठीक है जी, ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर रोजाना नोटिस हो रहे होंगे। सन फार्मा, BEL, अडानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस ये कुछ एक बड़े शेयर्स हैं। सबसे ज़्यादा टूटने वाला आपको इंडसइंड बैंक दिखेगा, ये बैंक निफ्टी का भी सबसे ज़्यादा टूटने वाला शेयर्स बना है। और साथ ही आज फेडरल बैंक जैसे शेयर्स भी थोड़ा प्रेशर में है, लेकिन बड़े शेयरों में सिर्फ इंडसइंड को छोड़ दें और कोई बड़ा शेयर नहीं है। ये निफ्टी का फार्मास्यूटिकल इंडेक्स है, सबसे ज़्यादा बढ़ने वालों में से ल्यूपिन, ग्लैंड फार्मा, सन फार्मा भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा सेकंड रो में, सेकंड नंबर पे। इसके अलावा निफ्टी IT यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज आज मोमेंटम है और देखते हैं अभी और क्या होता है। बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है कि वापस से हरे निशान में पहुँच पाए, लेकिन निफ्टी ने तो खैर स्पीड पकड़ी रखी है। ये मेटल इंडेक्स है, यहाँ पर आप ट्रेड खो सकते हैं आप चाहें। अच्छा, इसमें हिंद कॉपर जो बिल्कुल लास्ट वाला है ना, ये F&O बैन में चला गया है। मनापुरम के बाद दूसरा शेयर जो F&O बैन में है मार्च सीरीज में हिंद कॉपर आया है। रियल एस्टेट में प्रेस्टीज और अब्रॉय जैसे कुछ एक शेयर्स हैं जो आपको हल्के हल्के हरे निशान में दिखेंगे। ठीक है, शुरुआती बढ़त है, शुरुआती गिरावट है, गंभीरता से ना लीजिएगा, थोड़ा पक्का होने दीजिएगा। आज देखो दिन भर की मेहनत हो रही है, अभी भी 5 मिनट हो गए बाजार खुलने में, लेकिन 48,500 नहीं पाया जा रहा। बैंक निफ्टी से साफ बता रहा है कि यहाँ पे आके रेजिस्टेंस है। इंडिया विक्स सब 5% बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा वॉलेटाइल करके रखेगा आज आपको। थोड़ा बी अवेयर, सावधान एंड नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन के साथ काम करना। जो माल ले रखा उसी को संभालना, बस यही पॉइंट्स है मेरे पास कहने के लिए। ये सब शेयर्स हमने आपके सामने रख दिए। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट कर देंगे आपको, ताकि ओपनिंग के साथ लिए जा सके। तो गिफ्ट निफ्टी तो थोड़ा सा गैप दिखा रहा था नीचे की तरफ, लेकिन बाजार ने सधी हुई शुरुआत की है और 28 अंकों की हल्की सी तेजी। देखिए पॉइंट के लिहाज से ये कम जरूर है, लेकिन हाँ कन्विक्शन थोड़ा सा अगर ऐसे बढ़ते रहे तो वो भी बिल्ड हो जाएगा। हम एनर्जी वाले जो शेयर हैं वहाँ पर हम तेज़ी देख रहे हैं, चाहे वो पावर वाले शेयर हों, ऑयल एंड गैस वाले हों, या फिर पावर इंफ्रा से जुड़े शेयर हों, वहाँ पर अच्छी तेज़ी आज हम देख रहे हैं। इंडसइंड बैंक जो कि सुमंत काटवालिया ने जो आवेदन दिया था 3 साल के लिए दिया था, एक्सटेंशन मिला है 1 साल का, थोड़ी निराशा है। और हमने देखा है कि शुक्रवार को ये शेयर गिरा था, 3.5% निफ्टी का टॉप लूजर था, आज भी टॉप लूजर है 4.5% के आसपास की तेजी के साथ, गिरावट के साथ। तो 2 दिन में करीब 8% साफ हो गए हैं इंडसइंड बैंक से। हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं आपको बढ़िया ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए। आज एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी ठीक लग रहा है। शुरुआत शिवांगी आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या चुना है आपने ओपनिंग ट्रेड के लिए? मैंने चुना है BEL। यहाँ पे काफी अच्छा फॉलो अप देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले 6 दिनों से हायर टॉप हायर बॉटम बनते हुए दिखे हैं ये स्टॉक में, और अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के भी काफी कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक। एंड जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वीकली बेसिस पे नेगेशन हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पे एक वॉल्यूम्स जो है कंफर्म कर रहे हैं कि एक अच्छे पोटेंशियल अपसाइड की यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो खरीदारी की सलाह है 290 के टारगेट्स के लिए और 275 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 290 के टारगेट, 275 रुपए के स्टॉप लॉस। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL में हमने देखा है कि कंसिस्टेंट तेजी हुई है। मतलब यहाँ से शेयर गिर के हमने देखा था 250 रुपए के नीचे गया था, वहां से अच्छी स्ट्रेंथ हमने शेयर में लगातार देखी है। कुणाल जी आप बताइए आपके रडार पर कौन सा शेयर आया है? वेल 2 स्टॉक है मेरे रडार पे और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम फिलहाल दोनों स्टॉक में कैरी होती हुई देखने को मिल रही है। सबसे
पहला जो स्टॉक है वो हेवल्स का है। डिम्पी जी गौरांग जी से बात कर रहे थे गर्मियों के बारे में, तो मुझे लगा कि हेवल्स के ऊपर फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। 1480 के अराउंड खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1440 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऊपरी लेवल पे पहला टारगेट 1510 का है, जिसका रिसेंट का टॉप है। 1510 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 1560 तक के भी लेवल एज अ टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो आरईसी लिमिटेड है। तकरीबन अच्छा खासा लेवल आरईसी में हमें देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट पे रिवर्सल भी देखने को मिला है। एंड फिलहाल स्टॉक देखने जाए तो आली चार्ट पे 50 एमए के ऊपर भी है। बुलिश डाइवर्जेंस भी है, तो मल्टीपल ऐसे इक्वेशन बन रहे हैं जिसके बेस पे एक अच्छे खासे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। आरईसी 400 के अराउंड का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। 416 का पहला टारगेट है जिसका रिसेंट का टॉप भी है। और जैसे ही 416 ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 427 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो हेवल्स और आरईसी दोनों यहां से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है। अच्छा देखिए, बीएल बताया शिवांगी ने, और ये दो शेयर जो बताए हैं कुणाल जी ने, हेवल्स जो कि पावर के वैल्यू चेन से जुड़ा हुआ शेयर है, इनका एक डिवीजन भी एसी वाला है, तो कूलिंग सेगमेंट से भी आप इसको जोड़ के देखिए। लॉयड्स करके इनका डिवीजन एसी का है, हालांकि छोटा है रेवेन्यू के लिहाज से, लेकिन है वो, इसमें तेजी हो रही है। और दूसरा जो शेयर बताया आरईसी का, जो कि पावर फाइनेंसिंग वाली कंपनी है, तो 3 के 3 जो शेयर मिले उसी थीम से जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। एनर्जी थीम एक्टिव होती है दिख रही है। एक और थीम एक्टिव है, इस पर गौरांग सर आपसे व्यू जानना चाहेंगे, और वो है डिफेंस का खेमा। डिफेंस वाले शेयरों में देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके तेजी फिर से अच्छी हो रही है। क्या यकीन करें, ऊपरी स्तरों से तो काफी नीचे आए हैं, और अगर बाइंग करनी है तो आपके लिस्ट में कौन सा शेयर सबसे ऊपर है? देखिए, पहले तो रक्षा क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो आपकी समय सीमा जो है वो बाकी अन्य क्षेत्र से 2 गुनी होनी चाहिए। और इसका कारण यह है कि ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन में तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट होते हैं और बहुत ही प्रिसाइज प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऐसे तो खरीदारी की राय हमारी कोचिन शिपयार्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल पर काफी लंबे समय से रही है, लेकिन बाकी जो अन्य कंपनियां हैं ये कोई सुझाव नहीं है। सक्षम और मजबूत कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ले लीजिए, भारत डायनामिक्स, मस्गांव डॉक, गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स, बीईएमएल, और निजी क्षेत्र की भी कंपनियां काफी है, जैसे कि एस्ट्रा माइक्रोवेव है, और बाकी अन्य जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, इनका भी योगदान बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आने वाले भविष्य में आता हुआ दिखाई देगा। और इनके पास भी ऑर्डर बुक काफी सक्षम और मजबूत है। ठीक है, ये कुछ और शेयर ऐड कर दिए डिफेंस वाले खेमे से गौरांग सर ने। रिलायंस पे एक नजर डालिए। 3 दिनों की बढ़िया ताबड़तोड़ हमने तेजी देखी है, 1160 रुपए तक शेयर गिरा, और अब मतलब 1200 के नीचे जाने पर थोड़ी सी चिंताएं लोगों की बढ़ी थी कि क्या होगा, क्या गिरावट और इसमें सीवियर हो जाएगी, लेकिन अब 1250 रुपए के आसपास ये शेयर खड़ा है। शिवांगी, आज शुरुआत हम देख रहे हैं कि थोड़ा सुस्त ही है, चला बहुत है, ये ध्यान रखना चाहिए। क्या 1250 के भाव पर आप रिलायंस लेने की सलाह देंगे? रिलायंस में हमने एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखी है और आज भी हम देख रहे हैं कि 1250 के आसपास काफी अच्छी तरह से कंफर्टेबली होवर करते हुए दिख रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि हम बिल्कुल मौके ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। एक ओपन इंटरेस्ट एक्शन भी काफी भरपूर नजर आ रहा है। अपसाइड अगर हम बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे 1280 तक के लेवल्स जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1230 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ठीक है, डन। तो मार्केट्स में फिर से थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है, बढ़िया तेज़ी का, और 50 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी भी आ गया। पहले बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन थोड़ा HDFC ने अपने आप को संभाल लिया, आज गिरावट नहीं दर्ज कर रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एनी हाउ कुछ और स्टॉक्स जहाँ पे लॉन्ग बन रहे हैं। शिवांगी, जरा पहले आपसे पता करता हूँ मैं 2-4 शेयर, उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ जाएंगे। आज जहाँ पर अच्छी खरीदारी हो रही है, लॉन्ग पोजीशंस बन रही है मार्केट्स के अंदर, जस्ट अ मिनट। हाँ, यस, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स एक बार आप चेक करेंगे। HAL, शिवांगी, HAL
काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बीईएल भी प्रेफर्ड पिक था मेरा, और एचएएल में भी एक सिमिलर एक्शन देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस पे नेगेशन देखने को मिला है लोअर बॉटम का, और पिछले लगातार 9 महीनों के गिरावट के बाद यहाँ पे एक थोड़ी ब्रीदर देखने को मिली है। तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव के लिए हम इसको प्ले आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो राउंड अबाउट 3600 तक के लिए बनते हुए दिख रहे हैं। 3600 के ऊपर हम इसको ट्रेल कर सकते हैं आगे की तरफ, बट इमीडिएटली इतना ही लग रहा है। 3450 के एक सपोर्ट को ध्यान रखिए। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन। गुरांग सर, ये अडानी एंटरप्राइजेस पे आपका टेक क्या है? 2200 2250 का मिल रहा है। क्योंकि अडानी समूह की कंपनियों में हमारी कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सक्षम और मजबूत कंपनियों की अगर आप बात करें अडानी समूह की, तो फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइज काफी सक्षम और मजबूत नजर आती हैं। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स है, जो भी एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। ये कोई खरीदारी करने की राय तो नहीं है, लेकिन हाँ, बुनियादी तर्क के आधार पर काफी मजबूत कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस उभर करके आती है। 10 पॉइंट मैं समझ सकता हूँ सर, आपकी थोड़ी कवरेज नहीं है तो आप उतना ज़ोर से नहीं बात रख पा रहे, बट ठीक है, आपने पॉइंट टेकन है। आप भी इस पर थोड़ा बुलिश ही दिख रहे हैं मेरे को। इंडिया विक्स करीब 4% ऊपर है, 14 के आसपास है, लेकिन जैसे मैंने कहा शुरुआत में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया विक्स से, जब तक इस 15.5 साढ़े 15 को पार नहीं कर लेता टिल, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी ने 50 पॉइंट पा लिए, 48,500 उसको अब टिकाना है। ये अगर टिक जाता है तो ये निफ्टी की भी हेल्प करेगा, और हो सकता है परसेंटेज में निफ्टी से भी आगे निकल जाए, है ना, क्योंकि 2 दिन का लेगार्ड रहा है, तो इसलिए बैंक निफ्टी पे अब ज़्यादा ध्यान देने का समय आ गया है। और एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, बैंक निफ्टी का ही ये पुल बैक 49,200 तक का भी हो सकता है। अगर हम इसी तरह से 2-4 दिन और स्पीड से चलते रहे तो आप देखेंगे आप 49,200 तक भी आ जाएंगे देखते ही देखते। अच्छी बात है, बाज़ार थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। अब आप देखो करीब 80 पॉइंट हो चुके हैं बैंक निफ्टी की, गति पकड़ रहा है बैंक निफ्टी। इस पे ऑप्शंस ट्रेडर्स को ध्यान देना चाहिए। अब ऑप्शंस वालों को इस पे आना चाहिए। 48,300 48,500 वाली कॉल कुणाल परार एक बार ज़रा चेक करेंगे, 48,500 48,300 की कॉल में कहीं पे कुछ ब्रेकआउट हो रहा हो तो। वेल डिम्पी जी, जिस हिसाब से मोमेंटम फिलहाल देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी फिलहाल 60 पॉइंट के मोमेंटम के साथ है, और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है, तो एक अच्छे खासे बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 48,500 के कॉल की यहाँ पे बात करें, जो तकरीबन 731 के अराउंड ट्रेड कर रही है, यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा बाउंस बैक हम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे डिम्पी जी जो एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे, वो एसएल हमारा आएगा 650 के अराउंड, 650 के अराउंड का। टारगेट की बात कर लेते हैं डिम्पी जी, तो सबसे पहला टारगेट जो इनिशियली आ रहा है वो इसका रिसेंट का हाई होगा, जो 810 का है, और 810 अगर ये ब्रेक करता है तो आपको ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक तकरीबन 930 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 650 के एसएल के साथ। 48,500 का बैंक निफ्टी का 27 मार्च का कॉल। ठीक है, अब एक ही कॉल रह गया सर 27 मार्च वाला ही, तो यही कॉल आपको मिलेगा 48,500 का, और अगर फायर कर सके तो प्रोड्यूसर साहब फायर कीजिएगा। इसमें स्टॉप लॉस है 650 का, और 810 850 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। ऑप्शंस वाले थोड़े एक्टिव रहना, हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर आपको स्विंग अच्छा मिलेगा, ये हमने छाप दिया आपके लिए। 810 930 तक के भी टारगेट हैं, और 650 का एक एसएल है, और जो स्ट्राइक है वो 48,500 के। फ़ोटो खींच लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे देख लीजिएगा। बट ये उन्हीं लोगों के लिए मैं कंडीशन अप्लाइड कर दूं जो लोग मार्केट के अंदर स्विंग करना जानते हैं, जो ऑप्शंस के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। नए आदमी खिलाड़ी काम ना करें, नए आदमी तो बैंक निफ्टी अगर लेके बैठे शांति से बैठे रहिए। ये ऑप्शंस उनके लिए जो स्विंग का काम करना जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाए, ऑप्शंस लॉस हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा रिस्की और स्टार मार्क करके आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको कर देता हूँ अलग से। एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं जहाँ पर आज दम देखने को मिला। आज परसेंटेज में गेन नहीं है, वैसे मैं आपको बताऊँ, आज आप मैं निफ्टी के सारी लॉन्ग पोजीशंस चेक कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर पता है कौन सा है? पावर ग्रिड, जो 2% बढ़ा हुआ है।
ये लॉन्ग साइड का बता रहा हूँ आपको शेयर्स में। हालांकि शेयर्स बहुत सारे हैं, एक बार दिखा देना एडवांस डिक्लाइन की संख्या भी दिखा दो, शेयर्स आपको बहुत सारे दिख जाएंगे लेकिन परसेंटेज में गेन कम दिखेगा, ठीक है ना। पावर ग्रिड सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर में से एक है। एडवांस डिक्लाइन दिखाओ एक बार ज़रा, या देखो, अच्छा 72 शेयर, ठीक। एक चीज़ मैं और दिखा दूँ, शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स भी बता देता हूँ मैं टोटल नंबर बता देता हूँ इसमें से। हाँ, ये जो 70 आप 71 शेयर देख रहे हैं इसमें से लॉन्ग यानी कि जो खरीदारी हुई है वो 40 में हो रही है, और शॉर्ट कवरिंग हो रही है वो करीब करीब 15 से 20 शेयर ऐसे हैं जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ठीक। तो इस 70 का कॉम्बिनेशन ऐसे बना है, और जो 130 शेयर्स हैं इसमें से काफ़ी बड़ी संख्या में आज शॉर्टिंग फिर से हुई है। तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो आज बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है। हाँ, संख्या बल आ गया, संख्या बल दिख रहा है आपको। एक दो शेयर और भी ज़रा चेक करवा लेते हैं। बजाज फाइनेंस तो छोड़ देते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है, एनटीपीसी और टाटा पावर। शिवांगी, इन दोनों में से किसका स्ट्रक्चर ज़्यादा ठीक है पावर में से, टाटा पावर और एनटीपीसी? जी बिल्कुल, पावर स्पेस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो दोनों ही स्टॉक्स में एक काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी, बट स्टेबल अगर हम बात करें तो टाटा पावर ज़्यादा है, बट अगर हमें क्विक मूव चाहिए तो एनटीपीसी यहाँ पे हमें ज़्यादा बेटर प्लेस्ड रहेगा। बॉटम आउट स्ट्रक्चर हो रहा है एनटीपीसी में, और एक क्विक इंट्राडे मूव के लिए एनटीपीसी बेहतरीन रहेगा। बट ऑफ कोर्स स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है लगातार पिछले 5 महीनों में, और एक अभी फिलहाल तो हम पुल बैक मूव देख रहे हैं, बट इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि 330 के ऊपर ये होल्ड करते हुए नज़र आए, तब जाके यहाँ पे एक मंथली बेसिस पे नेगेशन जो है वो होल्ड करेगा। तो 330 के ऊपर अगर ये होल्ड करता है तो हम नेक्स्ट जो है 350 के टारगेट्स के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, 330 के ही एक क्लोज सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। ठीक है, 330 को होल्ड करता है एनटीपीसी, तो 350 के टारगेट। देखिए, पावर स्पेस में एनटीपीसी जो कंपनी है, मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी ये कंपनी है ये, और निफ्टी का पार्ट भी है ये। इस पर शिवांगी की रणनीति। आज पावर शेयर ही फ्लेवर में आपको दिखेंगे। पावर ग्रिड 3% की तेजी पावर ग्रिड के शेयर में है, 270 रुपए के आसपास का इसका भाव होना चाहिए। और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि एक और खीमा जहां पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है वो है फाइनेंशियल्स का। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ शेयर आपको ठीक ठाक मजबूती, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट 2-3% अगर ये शेयर चल जाए तो उसको अच्छा ही कहना चाहिए, क्योंकि निफ्टी के ये पार्ट भी हैं। कुणाल जी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कहीं पर तेजी की आपकी रिकमेंडेशन? बजाज फिनसर्व की बात कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रही है। 1880 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड स्टॉक में जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है फिलहाल वो 1835 का है, और फिलहाल स्टॉक 1871 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल पे ही आप खरीदारी करके चल सकते हो। टारगेट की बात कर लेते हैं, 1915 का पहला टारगेट है, और 1915 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 1970 1970 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बजाज फिनसो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। साथ ही बजाज फाइनेंस की भी बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस फिलहाल 8585 के अराउंड है। बजाज फाइनेंस में थोड़ा सा वेट करके चलने की सलाह है, क्योंकि ऊपरी लेवल पे 8660 के बाद एक रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर वो ब्रेक होता है उसके बाद यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है, बजाज फाइनेंस को लेकर ये व्यू। बीएसई का शेयर देखने की आज फिर से गिरावट का शिकार हो रहा है और भाव हो गया है 4000 रुपए का। गौरांग सर, मेरे मन में प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर मैं 6000 पर मुझे लग रहा था कि शेयर महंगा है, कि 4000 पर क्या भाव आपको सही लग रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो कोई डैमेज है नहीं बिजनेस के लिहाज से। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे फिर से गौरांग सर को, लेकिन चलिए कुछ और शेयरों पर नजर डालते हैं। बीएसई पर आगे हम जरूर व्यू लेंगे। एक और शेयर फाइनेंशियल स्पेस से जिस पर राय चाहिए आपसे शिवांगी, और वो है मणप्पुरम फाइनेंस का। जरा चेक करके बताइए कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? शुरुआत थोड़ी ढीली की, लेकिन थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है अभी। जी बिल्कुल, मणप्पुरम फाइनेंस काफी पॉजिटिव है। लगातार पिछले 20 हफ्तों से हमने देखा है कि अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन करते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक।
हाल ही में हमने देखा है कि एक अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल से भी टर्न होते हुए दिखा है। 200 के ऊपर अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है। 215 का एक रेजिस्टेंस जरूर है, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रहा है काउंटर में। 215 तक के लेवल्स हम इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहां पे हल्का सा रेजिस्टेंस है, और 205 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। ठीक है, 205 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप मणप्पुरम फाइनेंस को खरीदिए। 215 रुपए के टारगेट के लिए 6 रुपए ऊपर का टारगेट, 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस। आज देखिए, मतलब शुरुआत तो बाजार की पॉजिटिव हो गई, 60 अंक ऊपर निफ्टी दिख भी रहा है, बट ऐसे स्टॉक्स में ना बहुत कोई चर्निंग हो नहीं रही है। निफ्टी बैंक आपको फिलहाल रेड टेरिटरी में दिखेगा, 50 अंकों की हल्की सी नरमी है, और जो शुरुआत में जो हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख रहे थे कि बेहतर दिख रहा था तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में, धीरे धीरे वो टिल्ट हो रहा है फिर से मंदी के उसमें पक्ष में। 1450 शेयर कमजोरी वाले हैं और करीब 950 शेयर इस वक्त आपको तेजी वाले दिखेंगे। इंडिया विक्स 14 के आसपास है, उसको लेकर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इंडसइंड बैंक लोअर लेवल्स थोड़ा सा इंप्रूव किया है, लेकिन 3% की गिरावट शुक्रवार की, 3% की गिरावट आज की, करीब 6-6.5% इसमें से साफ हो गए हैं। और आज कंजम्पशन वाला जो खेमा है ना, वो थोड़ा बटा हुआ है। कंजम्पशन में अगर आप देखेंगे तो ऑटोज पर थोड़ा सा प्रेशर है। M&M, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी 1 से 1.25% के आसपास की नरमी इसमें है, ज्यादा नहीं है बट हाँ नरमी ये साफ साफ दिख रही है। ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे, जरा ये समझ लेते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं आपको ऑप्शन की रणनीति सुझाने के लिए। सचिन जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। कल हमने दुबई में रोहित शर्मा का जलवा देखा। सचिन बताइए, आप कहां पर चौके छक्के लगाने जा रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, आज का जो ऑप्शन है मैं यहाँ पर पावर ग्रेड में सजेस्ट करूंगा। एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखें डेली चार्ट पर तो इमीडिएट स्विंग हाइज यहाँ पे ब्रेक होते हुए नजर आया। मुझे लगता है एक अच्छी स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड में। सो पावर ग्रेड में 270 का कॉल ऑप्शंस बाय करने की सलाह रहेगी, जिसका प्रीमियम नियर अराउंड 7.50 के आसपास में चल रहा है। एक स्टॉप लॉस रहेगा 4.90 का, और अपसाइड मुझे लग रहा है 10.50 तक के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यहाँ इसका लॉस साइज जो है वो 1800 है। सो मैक्सिमम जो लॉस है वो 6780 का रहेगा, वहीं मैक्सिमम प्रॉफिट 6300 का रहेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन सचिन। ये जो आप बता रहे हैं पावर ग्रिड की कॉल 270 वाली कॉल खरीदनी है 7 रुपये में। टिकट साइज़ छोटे हैं, यानी कि एक्सरसाइज प्राइस कम है, तो आप देख के लीजिएगा, ज़्यादा लॉट भरने के चक्कर में ना रहिएगा। 4.9 का एक स्टॉप लॉस है और 10.50 का एक टारगेट हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस 1:2 की रेशियो में कैलकुलेटेड है आपके लिए। आप चाहें तो ट्रेड देख सकते हैं, आपको जैसा भी ठीक लगे। और आज दिन पावर्स का ये टिपिकली पावर के चार्ट, तो स्टॉक एक्टिव भी हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और यही बड़ी वजह भी बन रहा है आज के डाइवर्जेंस की। अगर आप निफ्टी देखेंगे तो 70 पॉइंट ऊपर आ चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी बार बार जूझ रहा है और 1-2 बार तो लाल निशान में चला गया, अभी भी लाल निशान में ही है। और आप निफ्टी को एक बार भी नीचे आता नहीं देखेंगे। चार्ट देख लीजिए निफ्टी का, और साथ ही बैंक निफ्टी का भी देख लीजिए, आपको साफ पता लग जाएगा किस तरह से स्विंग हो रहा है बैंक निफ्टी। बट एनी हाउ, निफ्टी के अगर टॉप कंटेंडर्स की बात करूं तो आज भारती एयरटेल के अंदर भी कुछ बाइंग आ रही है। एक बार ज़रा भारती एयरटेल दिखाएं, इसमें आज एक डील भी लगी है, और भारती एयरटेल के अंदर भी कुछ बाइंग तो आपको दिखेगी। बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, ये वो सारे शेयर्स हैं जो आज वेटेज से मार्केट की काफ़ी अच्छी हेल्प कर रहे हैं। इन्फोसिस चेक करवा लेते हैं एक बार आज के मेहमान से। शिवांगी, एक बार ज़रा इन्फोसिस और चेक कर दो आप। आज काफ़ी दिनों बाद शुरुआत के पहले आधे घंटे में इस तरह की बढ़त आई है इन्फोसिस में। इन्फोसिस की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से ये स्टॉक जो है गति पकड़ने की कोशिश तो कर रहा है, बट थोड़े बहुत रेजिस्टेंसेस है। थोड़ा हेडविंड मिलते हुए दिख रहा है पूरे सेक्टर के। बात करें अगर हम तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे जो है अभी भी स्टॉक जो है लोअर हाइज लोअर टॉप्स बनाते हुए नजर आ रहा है। तो मेरी यहाँ स्ट्रेंथ जो है वो नहीं नजर आ रही है। मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, बेटर मोमेंटम वाले सेक्टर्स को प्ले आउट करें जिसमें पूरे क्षेत्र में भी एक स्ट्रेंथ हो। नहीं, पॉइंट टेकन है आपका। आप ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा पावर की तरफ टिल्ट हो जाइए, या आपने कुछ और शेयर्स भी आज डिफेंस वाले बताए। BEL भी आपकी लिस्ट में था, मैं सुन रहा था आपको। HCL तो मैंने ही आपसे पूछ लिया,
तो आप वो सारे शेयर्स नोटिस कराएं। इस बीच रिकवरी अच्छी है, बैंक निफ्टी की थोड़ी कम है बट निफ्टी की काफ़ी अच्छी है और निफ्टी ने 635 का लेवल पार कर लिया। देखते ही देखते पहले 22,000, 22,300, 22,500, 22,600 भी पार है। आज हम उस लेवल से, जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे कांग्रेस में, उस दिन 22,000 का लेवल था, आज हम 22,600 पे हैं। तो टैक्स का जवाब दिया भारतीय बाज़ारों ने अपने हिसाब से और उसी दिन ही उन्होंने बॉटम बना दिए जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात रखी थी। खैर एनी हाउ मार्केट धीरे धीरे कोशिश कर रहा है स्पीड से ऊपर आ। बैंक निफ्टी बैक इन ग्रीन अगेन। तो बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है थोड़ा ज़्यादा बट वैसे तो कोई दिक्कत तो मेरे को दिखी नहीं अभी तक के ट्रेड के अंदर। तो डन। रिलायंस इंडस्ट्रीज शिवांगी और चल सकता है क्या? 12.50 थोड़ा रुक गया है, स्लो हो गया है। 2 दिन की तेज़ी और ज़बरदस्त तेज़ी के बाद रुकना स्वाभाविक है, मैं इसको गलत नहीं मान रहा बट बने रहे ना ट्रेड के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक बार ज़रा वो चेक कर लो आप प्लीज़। जी बिल्कुल, अभी हम रिलायंस की थोड़ी देर पहले ही ज़िक्र कर रहे थे, वहाँ से भी हमने देखा है कि अच्छे एक प्राइस एक्शन बढ़त देखी है और यहाँ पे टिकते हुए नज़र आ रहा है रिलायंस। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, बोलते-बोलते भी हम देख रहे हैं कि इसमें एक अच्छी प्राइस एक्शन बन रही है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रेड में बने रहे, लेवल्स की ध्यान रखें, कोरिलेटेड है, रिफ्लेक्शन है मार्केट का और तेज़ी जो है यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। पुट कॉल रेशियो जो है काफी इम्प्रूव होते हुए दिखा है जो सपोर्ट करेगा स्टॉक। खैर इस बीच में आपको दिखा देता हूँ कि निफ्टी मार्च के फ्यूचर्स भी अब हरे निशान में आकर ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले तक डाइवर्जेंस था और उसमें 22,700 का लेवल आ गया। सिर्फ 50 पॉइंट का ही प्रीमियम है। अगर आज आप देख रहे होंगे तो आपको देख के लग रहा होगा कि निफ्टी तो 100 पॉइंट बढ़ा है तो मेरे अकाउंट में भी 100 पॉइंट ही आए होंगे। नहीं, आपके अकाउंट में सिर्फ आज 50 रुपये आए हैं क्योंकि प्रीमियम शेड हो गया। क्योंकि कल तक का प्रीमियम करीब 90 पॉइंट का था, वो शेड होकर सिर्फ 49 और 50 पॉइंट का रह गया। डेट मीन्स फ्यूचर्स तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि अगर आप स्पॉट चेक करेंगे तो 100 का आंकड़ा पार है। और ये फ्यूचर वाली प्लेट है ना, देखो वहाँ पे नीचे लिखा होगा 55, 53। तो आपने जो टोटल गेन किया वो सिर्फ 50 पॉइंट का गेन किया जिनके पास फ्यूचर्स है। और आप निफ्टी को फ्यूचर से ही लेते हो, स्पॉट से नहीं लेते। ठीक, तो आज मार्केट्स के अंदर ये चीज़ भी नोटिस करने वाली कि थोड़ा प्रीमियम वगैरह एडजस्टमेंट्स हो रही है बट इट्स अ गुड साइन। बाजार आज जो कर रहा है ना, ये सोमवार का दिन है, हफ्ता छोटा है, फॉलोअप बाइंग की जो प्रॉब्लम्स है उसको काफ़ी हद तक एड्रेस कर रहा है। और मैं बोलूँगा अगर जीएसटी काउंसिल वाली बात सच निकल जाए या उस पर लेकर कोई गंभीर बयान आ जाए एक दो और, तो ट्रस्ट मी मार्केट उसको बहुत अच्छे से भुनाएगा। अभी वो कुछ भी ऐसी खबर डिस्काउंटेड नहीं है मार्केट के अंदर जीएसटी कटौती वाली। अगर है भी तो सिर्फ पुराना बैकलॉग लेके आए हुए हैं कि जिसमें सिर्फ इंश्योरेंस का जीएसटी घटाना था, 18% लगता, उसको बोला गया कि 12 कर दो, वो भी नहीं हुआ था। तो अगर इंश्योरेंस को हटा दो, अगर पूरा स्लैब ही नहीं आ जाए, जैसे सुमित बता रहे हैं कि स्लैब पर भी चर्चा हो रही है प्लस परसेंटेज पे भी चर्चा हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि शायद परसेंटेज से बात नहीं बनेगी। मैं भी बहुत गंभीरता से इसको ट्रैक करता रहता हूँ। स्लैब में एक मर्जर आएगा, एक बीच का स्लैब निकाला जाएगा, उसकी एक नई दर बना दी जाएगी। हो सकता है नंबर ऑफ स्लैब्स 4 की जगह नंबर ऑफ स्लैब्स 5 हो जाए, या मर्ज कर दें 18 और 12 वालों को, बीच का एक स्लैब ले आए। ऐसे भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है इसकी हाई ज़्यादा लग रही है स्लैब मर्जिंग की एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्ट दरों को ऊपर नीचे करने की। ठीक है शिवांगी, एक सवाल आपसे और पता करना चाहता हूँ, बस मेरी तरफ से तो एक लास्ट सवाल होगा। जस्ट अ मिनट, एक शॉर्ट वाला मैं ट्रेड आपसे पता कर लेता हूँ जहाँ पे आज एग्रेसिव शॉर्टिंग हो रही है। हाँ, बीएससी के और कहाँ पे जाके रुकेगा शिवांगी? आज भी 3% नीचे है। जी बिल्कुल, बीएससी की बात करें यहाँ पे तो हमने देखा है कि काफी एक गिरावट देखने को जरूर मिली है, बट ओवरऑल अगर इसकी लंबी अवधि की चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी इंटैक्ट है। मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच कर सकते हैं, इसमें जल्दबाजी ना करें, बट थोड़ा वेट एंड वॉच करके इन लेवल्स को ध्यान रखें। 4050 का एक अहम सपोर्ट रहेगा, उन्हें ध्यान रखते हुए हम इसको वेट कर सकते हैं पुल बैक मूव के लिए, क्योंकि लंबी अवधि के लिए अभी भी काफी पॉजिटिव है स्ट्रक्चर और 4200 तक के लेवल्स के लिए हम इसमें इंतजार कर सकते हैं। 4200 तक के लेवल्स का इंतजार करें, ये राय बीएससी पर शिवांगी से आती हुई।
लेकिन इस बीच हमारे साथ नुरेश मिरानी भी जुड़ चुके हैं। नुरेश, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। बताएं सबसे पहले आपके टॉप पिक्स आज सुबह कौन से होंगे ट्रेड के शुरुआत के बाद? सबसे पहले बाय रहेगा एक्सिस बैंक पर, जहां पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है, शॉर्ट टर्म रेंज ब्रेकआउट भी है, स्टॉप लॉस होगा 1020, टारगेट 1100 का। दूसरा बाय होगा मनप्पुरम फाइनेंस पे, जहां पे एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट की तैयारी है। लास्ट 3-4 साल से 200-230 का एक रेजिस्टेंस रहा है, शॉर्ट टर्म में भी हायर टॉप हायर बॉटम है। यहाँ पे टारगेट होगा 230 का, स्टॉप लॉस होगा 200 का। ठीक है, तो ये राय मनप्पुरम फाइनेंस पर। लेकिन इस बीच कुछ पावर रिलेटेड स्टॉक्स और एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन दिखा है। पावर ग्रिड 3.5% की तेज़ी के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल। इसके अलावा JSW एनर्जी, टाटा पावर, इन दोनों स्टॉक्स में 2 से 2.5% की तेज़ी है। नुरेश, क्या राय होगी पावर ग्रिड और टाटा पावर पर? पावर ग्रिड काफी पॉजिटिव लगता है, रिसेंट स्विंग हाई को भी क्रॉस किया है और काफी करेक्शन भी हुआ है। लो बीटा स्टॉक है, जहां पे एक शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट है। यहाँ से 290 तक का अपसाइड हो सकता है, 269 का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा, टाटा पावर में भी एक अच्छा शॉर्ट टर्म बेस फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी एक कंटिन्यूएशन हो सकता है रैली का, बट पावर ग्रिड ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पावर के अलावा आवास फाइनेंसर्स, यहाँ पर भी करीब 6 से 6.5% की तेजी दिखी है। टेक्निकल्स पर क्या राय होगी? 1800 के पार स्टॉक कारोबार करता हुआ। अगर हम देखें तो काफी साइडवेज रहा है स्टॉक लास्ट ऑलमोस्ट 3-4 महीने से, जब मार्केट भी करेक्ट की है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर डिफिकल्ट है कहने को, क्योंकि जब मार्केट करेक्ट कर रहा था तब भी साइडवेज था। आज शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है 1750 के ऊपर में 1900 तक पॉसिबल है, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 1700 का। ठीक है, तो ये राय आवास फाइनेंसर्स पर। लेकिन निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज लाल निशान में कारोबार करता हुआ एक अकेला सेक्टोरल इंडेक्स है जो लाल निशान में कारोबार कर रहा है, और कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स, बजाज ऑटो की बात करें तो 1.5% की गिरावट यहाँ पर। M&M और मारुति सुजुकी में भी 1 से 1.5% की गिरावट दिखी है। नुरेश, क्या राय होगी इन ऑटो स्टॉक्स पर, और क्या गिरावट के बाद अब खरीदारी के मौके बनेंगे यहाँ पर बजाज ऑटो और M&M? करेंगे, क्योंकि जो फॉल जो लास्ट बेस बन रहा था वहां से भी सस्टेनेबल डाउन मूव ही आया है। तो अगर हम देखें कि बजाज ऑटो में एक बेस बन रहा था 8500 के पास, वहां से भी कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड है। तो इसको टाइम लगेगा, जरा कंसोलिडेट करना पड़ेगा एक टाइट रेंज में, फिर बाउंस बैक शार्प हो सकता है। ओवरसोल्ड है, बट डिफिकल्ट टू ट्रेड रहेगा। ओवरसोल्ड लेकिन डिफिकल्ट टू ट्रेड, ये राय बजाज ऑटो पर। इस बीच कुछ टायर कंपनियों में भी काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा है। सीएट की बात करें तो 3.5% की तेज़ी यहाँ पर। इसके अलावा MRF भी 0.5% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ। सीएट, इस स्टॉक पर क्या राय होगी नुरेश? काफ़ी टायर स्टॉक्स है जो इनिशियल मूव के बाद अभी साइडवेज हो चुके हैं, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ ये है कि सीएट ने लास्ट मेजर लोज नहीं ब्रेक किए, जो 2300-400 का सपोर्ट था, बट मोमेंटम नहीं है। तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूव रहेगा 2800 अपसाइड पर, 2500 डाउन साइड पर। MRF और याद रखें टायर स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छा एक्शन शुरुआती ट्रेड में दिखा है। नुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।